My name is Rida. I'm marketing manager and assistant CEO of Mahi Nafsiyat, the Psychiat. Mahi Nafsiyat, the Psychiat हमारी एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो ऑल ओवर द पाकिस्तान साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है। एंगर मैनेजमेंट पे ये वर्कशॉप जो है वो हमारी टीम माहिर नफ्सियात जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रही है। अगर आप मज़ीद इसके लिए कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा आज का वर्कशॉप टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। एंगर मैनेजमेंट गुस्सा एक बहुत ही आम सा नेचुरल रिस्पॉन्स है। हमारा एक बेसिक इमोशन है जो किसी भी परसीव थ्रेट के लिए होता है। इसके कई सिम्टम्स हो जाते हैं कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, हाथ और टांग जो है वो कपकपाना शुरू हो जाते हैं। गुस्से की कई वजूहात भी हो सकती हैं, कई रीज़न हो सकती हैं, जैसे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, आपको कहीं पे जॉब नहीं मिल रही है या जॉब की अच्छी पे नहीं है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आपको किसी वजह से बहुत ज़्यादा पावरलेस फील होता है, या आपको लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते हैं, आपके एहसासात की कदर नहीं करते हैं, आपको अनफेयरली ट्रीट किया जाता है, या आपको किसी जगह पे बुलिंग या रेसिज्म का सामना है, तो जो वो छुपे हुए जज्बात होते हैं वो अक्सर गुस्से की सूरत में सामने आते हैं। लेकिन अक्सर बहुत दफ़ा जो है वो हम गुस्से को डिप्रेशन या एंजाइटी को भी गुस्से के तौर पे ही देख रहे होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन या एंजाइटी की आम सिम्टम्स में से जो है वो एंगर आउटबर्स्ट जो है वो सबसे आम चीज़ है। तो अक्सर जो रोज़ हमें गुस्सा आता है या जो हमारा टेम्परामेंट है, रोज़ का मिजाज है, उसको भी हम बजाते खुद कई दफ़ा जो है वो एंगर मैनेजमेंट के तौर पे जो है गुस्से के तौर पे जो है वो ले लेते हैं। तो आज की हमारा बेसिक टॉपिक एंगर मैनेजमेंट है। इसमें हम आपको अपने रिसोर्स पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो आपको इस वर्कशॉप के थ्रू बताएंगे कि एंगर मैनेजमेंट है क्या चीज़, आपको गुस्सा क्या आता है, इसके पीछे रीजंस क्या है या इसकी रूट कॉज क्या है, आप उससे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको इसकी कॉपिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो सिखाएंगे कि आप कैसे जो है वो गुस्से को काबू कर सकते हैं। हमारे जो आज के रिसोर्स पर्सन है वो है मिस्टर मोहम्मद अली जवाद। इन्होंने ये एमएस क्लिनिकल क्वालिफाइड है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से। ही इज हैविंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस इन स्पेशल एजुकेशन, ऑर्फन एनजीओज एंड स्कूल ट्रेनिंग्स, and now for the last 4 years he is working as a clinical counselor at London Psychology Center. सर जवाद, प्लीज वेलकम। प्लीज आप जो है वो अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करें। Assalamu alaikum, dear all participants. Thank you Rita and thank you so much Dr. Alishba कि आपने मुझे इनवाइट किया है अगेन इस वर्कशॉप के लिए कि जिसमें हम बात कर सकते हैं गुस्से के हवाले से। सबसे पहले मैं आप सब पार्टिसिपेंट से ये जानना चाहता हूँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कि पार्टिसिपेंट्स आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा पार्टिसिपेंट्स, सबसे पहले तो ये है कि आज की वर्कशॉप में हमने नो डाउट एंगर के हवाले से तो बात करनी है, लेकिन मैं क्विकली आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों की इस वर्कशॉप से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि नो डाउट हमने एंगर के हवाले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम वर्कशॉप्स अटेंड करते रहते हैं, और एंगर जैसे मिस रिदा बता रही थी कि बिल्कुल एक कॉमन इमोशन है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है, इसकी मैनेजमेंट के हवाले से भी बात की जाती है, लेकिन मैं आप लोगों से आपकी एक्सपेक्टेशन जानना चाहता हूं बिकॉज ऑफ कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी जो पार्टिसिपेशन है वही इस वर्कशॉप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँ कि लिंक करती है, क्योंकि आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हमने कोशिश ज़्यादा ये करनी है कि हम प्रैक्टिकल वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हुए चीज़ों को एंगर के हवाले से डिस्कस कर सकें। सो आप लोग बोलेंगे तो फिर चीज़ें हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो मुझे आप लोग पहले बताएं कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस वर्कशॉप को रिगार्डिंग। जी पार्टिसिपेंट्स,
एक ने बताया है मैसेज के थ्रू कि बेसिकली वो एंड कर सके, इसके अलावा कोई बताना चाहे? मोस्टली लोगों के यहाँ पे सर माइक्स ऑफ हैं। अगर आप लोग इंटरेक्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपको ट्रेन कर पाएंगे किस तरह से इसको डील किया जा सकता है। जी ठीक, कमेंट से ज्यादा अगर अगर आप कोशिश। जी जी सर हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि हम एंगर पार्टिसिपेंट्स के अगर बारे आप में पढ़ रहे हैं, इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम लोग देखते हैं डेली रूटीन में हम लोग बहुत सी ऐसी चीजें हो जाती है तो हम उस पर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या इर्द गिर्द अपने लोगों को किस तरह से सिखा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझता हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों पर कैसे एंगर को कंट्रोल किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दूसरे बंदे को अपने राइट्स के बारे में बताना है और उनको कैसे समझाया जाए कि जो चीज़ आप उनसे मांग रहे हैं वो आपके बुनियादी हकूक हैं, तो करना चाहेंगे? आपको कैसे अपनी इमोशंस और एंगर पे कैसे कंट्रोल करना है। शुक्रिया। ठीक है, गुस्से की डेफिनेशन कोई बताना चाहेगा? आपके लिए गुस्सा क्या है जिसके लिए आज हम बैठे हैं कि हमने इसको मैनेज करना है? ये सर कैसी बेवजह प्रैक्टिस किसी होती चीज पे सुल्तान बता दें आप। सर मेरे ओपिनियन में ये है कि फॉर यू बेवजह किसी चीज पे गुस्सा आना, लाइक हाँ कभी कभी कुछ रीजंस आई गेस हो जाते हैं जिसकी वजह से इंसान को गुस्सा आ जाता है, मगर आई गेस विदाउट एनी रीजन जो गुस्सा आता है वो कभी कभी मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमारी फितरत में है, हम गुस्सा हमारी नेचर में है, तो आई गेस उसको डील करना और इस तरह से। ठीक है, Sir, it is और an कोई बताना emotion that चाहेगा? is expressed by negative feelings. ठीक है, और इसके अलावा? सर किसी चीज को आप जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, जो आपकी तरह जिस तरह से आप चाहते हो वो हो नहीं रही हो, फिर आप जो इमोशंस शो करते हो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, उसे गुस्सा कहते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेशंस की बात यहाँ पर हो रही है कि अगर हमारी कुछ चीजें हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती तो उसका रिएक्शन जो है वो एंगर है। सर किसी दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना। ऐसा क्यों है सहर? सर ये मैंने टिकटॉक पे सुना था वीडियो में। सहर वो टिकटॉक पे, लेकिन आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? आपके ख्याल में गुस्सा क्या, जब आपको नॉर्मली किन बातों पर आता है? सर जब आपकी को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या नहीं होना चाहिए, या आपकी मर्जी के खिलाफ होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं। सो अगर मैं आप लोगों की डेफिनेशन को आगे लेके सम अप करूं चीज़ों को लेकर, तो मोस्टली हमें ऐसे लग रहा है, फील हो रहा है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से रिगार्डिंग, सिचुएशन से रिगार्डिंग, उसका जो रिएक्शन कह लें वो हम गुस्से को डिफाइन करते हैं। पहले में एक बात आप लोगों से जरूर कहूंगा, जैसे रिदा बता रही थी कि एक कॉमन इमोशन है, जिस तरह हमारे दूसरे इमोशंस होते हैं, एंजाइटी का है, सैडनेस का अगर हम बात करते हैं, लव के इमोशंस हैं, इसी तरह एंगर का इमोशन भी बहुत ज्यादा हमें देखने को फ्रीक्वेंटली नजर आता है। हम एक चीज जरूर कहेंगे कि हम अगर कहें कि हमारी बॉडी के अंदर से इमोशन को रिमूव कर दिया जाए, हमारी बॉडी के अंदर ये इमोशन मौजूद ही ना हो, तो हम इसको एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। हाँ, अगर इंसान में, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट या आपके पास जब आएंगे वो कहेंगे जी गुस्सा मुझे बहुत आता है, मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, तो एक चीज आपको जरूर अंडरस्टैंड करनी होगी कि अगर किसी के अंदर हम ये इमोशन कहें कि जी खत्म हो जाए बिल्कुल से ही, तो वो एबनॉर्मेलिटी में आ जाती हैं चीजें। लेकिन अगर ये क्लाइंट को हमें बताना पड़ता है, हमें समझाना पड़ती हैं ये बातें कि आपके जिस्म से कोई भी इमोशन निकाला नहीं जा
सकता। हाँ, अगर वो सर्टन लिमिटेशन से ज्यादा हो जाए, आपके एक्सपीरियंस की वजह से वो बढ़ जाता है, तो उसको मैनेज जरूर किया जा सकता है। क्योंकि मोस्टली जब हमारे पास लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मुझे एंग्जाइटी बहुत हो रही है या गुस्सा मुझे बहुत आ रहा है, तो मुझे इसको जो है ना किसी तरीके से खत्म करना है। तो ये एक चीज आप लोगों को जरूर मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मिस अलिशा, कोई नॉइसेस थोड़ी सी आ रही हैं, किसी का स्पीकर ऑन तो नहीं है? रिदा, आप अपना माइक प्लीज म्यूट कर दो। ओके अली, आप कंटिन्यू करो। ठीक है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी होगी कि हम किसी भी इमोशन को बॉडी से बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर सर्टन लिमिटेशंस से वो क्रॉस कर जाता है तो उसको मैनेज जरूर किया जा सकता है। सो ये चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। और एंगर नॉर्मली हम कहते हैं कि एक नॉर्मल इमोशन है, हमें कहीं ना कहीं पे ये हेल्प आउट करता है बहुत सारी चीजों के अंदर। बट मेरी ये आज कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ हम वो प्रैक्टिकल वेज के ऊपर काम करें जो बेसिकली शायद हम अपने लिए भी करना चाहते हैं और हम अपने क्लाइंट के साथ भी उस काम को इस वजह से मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सा आपको एंगर का बैकग्राउंड जरूर शेयर कर सकूं, ताकि हमें उसके बारे में अगर कोई मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में सम टाइम बहुत सारी मिथ्स पाई जाती हैं एंगर के हवाले से, तो हम उसको पहले ओवरकम कर सकें। पहली बात मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस ये की कि हमें कोई भी इमोशन हम बॉडी से रिलीज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि मैं बिल्कुल इमोशनलेस हो, जो मेरे अंदर गुस्सा आए ना, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये एबनॉर्मेलिटी है। बट अगर बढ़ जाए तो उसको मैनेज जरूर किया जा सकता है, और मैनेज करने के लिए कुछ आगे जाके मैं आपको वो वेज या आपको कुछ स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद कोशिश हम आज ये भी करेंगे कि हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करें। हम अपने आप से भी कुछ क्वेश्चंस पूछें कि जैसे अभी गुस्से की बात हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस लोगों से जब ज्यादा हो जाती हैं तो वो हमारे लिए गुस्सा बन जाता है। मुझे यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, अगर नॉर्मली हम एंगर की डेफिनेशन देखते हैं तो एंगर के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक इमोशनल स्टेट है जो कि फॉर एग्जांपल एक समझ लें कि माइल्ड इंटेंसिटी जिसकी बात की जाए, इरिटेशन से लेके ये फ्यूरी और रेज की तरफ जाके चेंज हो जाती है। यानी मामूली सा चिड़चिड़ापन जो है वो हमारा गैज़ो गजब और गुस्से की सूरत अख्तियार कर लेता है। लेकिन मैं अगर अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी को सामने रखूं, कल्चर को सामने रखूं, तो नो डाउट हमारे यहाँ पर जो ज्यादा डिफाइन किया जाता है कि हमारी तवक्कुआत के मुताबिक जब लोग परफॉर्म नहीं करते, जब वो बात हमारी नहीं सुन रहे होते, हमारी बात को समझ नहीं रहे होते, तो वो हमें लगता है कि हमारे लिए हमारी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं और वो हमारे लिए गुस्से का बाइस बन रही हैं। तो मैं एक चीज ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि हमें ये भी अंडरस्टैंड करना होगा, आप लोगों से क्वेश्चन भी है कि क्या सम टाइम हम लोगों को अपनी बात समझा रहे होते हैं कि मनवा रहे होते हैं। आप लोगों में से क्विकली आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या आपके ख्याल में ऐसे मनवा रहे होते हैं ना, और इसके अलावा ये चाहते हैं कि अगला हमारी बात टोटली सुन ले, बेशक हम लोग जैसे मर्जी बात कर रहे हों, जैसे मर्जी बात कर रहे हो। मुझे ये भी बताएं आप लोग कि हमारी सोसाइटी में एक ये हमें मैसेज दिया हुआ है कि हमेशा एक सही होता है एक गलत होता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? सर जो सही होता है जरूरी नहीं है कि एक बंदा सही हो एक बंदा गलत होता है। जी, वन बाय वन करके अगर बात कर लें। थैंक यू। सही और गलत दोनों के पीछे एक रीजन होता है कि वो सही है तो वो उसके पास एक रीजन है, अगर वो गलत है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा ना। आपके ख्याल में फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सही हो सकते हैं? सर ऑब्वियसली दोनों भी सही हो सकते हैं। मोस्ट जी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक इंसान गलत हम लोग कह देते हैं कि हाँ ये गलत है। सर आई गेस हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जब एक सही है तो दूसरा गलत ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है कि हमें ये चीजें अंडरस्टैंड करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल एक टिश्यू पेपर है, उसका कलर है वाइट, मे भी वो मुझे पसंद हो और आपको वो मे भी पसंद ना हो। हमें ये होता है कि नहीं, मेरी
फेवरेट चीज है, या मुझे पसंद है तो तुम्हें क्यों नहीं पसंद है, या फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम पे अवेलेबल हूँ तो तुम क्यों नहीं अवेलेबल हो सकते हो या हो सकती हो, या फॉर एग्जांपल मुझे ये चीज पसंद है तो तुम्हें ये चीज पसंद क्यों नहीं है। बट मुझे ये लगता है कि हमें अपनी इन चीजों को, अपनी आदतों को, अपने रवैयों को ठीक करने की जरूरत है। ये जो मिसकंसेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, इनको हमें ठीक करने की जरूरत है, और इसमें पेरेंटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एक चीज आप लोगों ने जैसे कहा कि दोनों ही सही होते हैं। मेरे पास अगर मुझे व्हाइट कलर पसंद है तो मेरे पास उसका रीजन है, और अगर आपको व्हाइट कलर पसंद नहीं तो आपके पास भी उसका रीजन है। बट हम कहते हैं कि नहीं, हम जो कह रहे हैं ना, हमारी बात को माना जाए, हमारी बात को एक्सेप्ट किया जाए। सो ये हमें चीजें अंडरस्टैंड करनी होगी कि बेसिकली हमें अपने इमोशंस को किस तरह से मैनेज करने की जरूरत है। हमें बेसिकली अपने अंदर से वो जो मिसकॉन्सेप्शंस या हमारी कहीं पे मैं सोच की गलतियां भी आगे जाके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि वो हमारी लाइफ में किस तरह से एड अप हो जाती हैं। सो गुस्से की डेफिनेशन से अगर हम आगे मूव ऑन करते हैं तो मुझे आप लोग अगर कॉपी पेंसिल है तो आप में से कोई मुझे अपना एंगर ड्रॉ करके बता सकता है, और उसकी पिक्चर अगर दिखा दें कोई भी क्विकली, ऐसा पॉसिबल है? आपके पास है पेपर पेंसिल? ये पार्टिसिपेंट्स, एंगर ड्रॉ करने से मुराद ये कि आप कोई भी ड्राइंग करें, जब आप फॉर एग्जांपल एंगर में होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो आप लाइक किस तरह से कोई फेस बनाना, फेस बेसिकली हमने, तो आपको इस तरह से अपना अपना एंगर ड्रॉ करें। जब आप एंगर में होते हैं तो आपका लाइक फेस किस तरह से होता है? तो आप ये ड्रॉ करके शेयर कीजिएगा। उसके बाद सेकंड में आप लोगों से ये क्विकली पूछना चाहता हूं, हमारे लिए गुस्सा जो है वो प्रॉब्लमेटिक कब बनता है? सर चीजें खराब होना जब शुरू हो जाती हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक है, जब चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा? सर जब दोनों बंदे में से एक भी पीछे ना हटे ना, दोनों कहें कि मैंने तो ये करना है और वो दूसरा भी कहे, एक को तो पीछे हटना पड़ता है। ठीक है, हम ऐसा होता है कि हम कभी पीछे हटने की कोशिश करते हैं अगर हमें चीजों का पता भी है। आई थिंक सर जो हमारे सराउंडिंग में लोग होते हैं ना, जैसे कि हमारी फैमिली है, वो मोस्टली उस बंदे को अगर वो कोई चीज मांग रहा है तो वो फैमिली फौरन कहेगी उसका काम कर दो, उसने गुस्से में आके बोलना शुरू हो जाना है। तो ये चीज भी जो है वो उनके उस बिहेवियर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है कि गुस्से होंगे, काम हो जाएगा फौरन। ठीक है, एक तो ये हमारे लिए होगा कि गुस्सा हमें इस तरह से हेल्प आउट, ये हेल्प फंक्शन आ गया हमारे पास गुस्से का, कि दूसरे जो है ना वो काम कर देते हैं तो गुस्सा हमें इस तरह से हेल्प करता है। और इसके अलावा कोई शेयर करना चाहे? अच्छा फातिमा, आपने ड्रॉ किया तो अगर आप पिक्चर दिखा सकती हैं एंगर की। चले फातिमा, कोई मसला नहीं है। अच्छा आप लोग मुझे हम अभी बात कर रहे थे गुस्से के हवाले से, अगर हम गुस्से की डेफिनेशन के साथ साथ चलते जाए ना, मोस्टली जब आप किसी से, क्लाइंट से भी पूछेंगे ना, कि अभी बात हो रही थी कि गुस्सा क्या है ना, आप कभी क्लाइंट से भी पूछते हैं तो वो आपको बताता है कि गुस्सा मैं मेरे लिए मसलन गुस्सा ये है कि जब मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, या मुझे स्ट्रेस बहुत होता है, या मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है,
और फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो कुछ कहेगा कोई डिप्रेशन है तो वो स्ट्रेस है, वो एंगर हमारे लिए बन रहा है। सो बेसिकली हमें अपनी डेफिनेशंस को भी ठीक करने की ज़रूरत है कि लाइक हम अगर बात करते हैं ना गुस्से के हवाले से, तो मोस्टली हमारे पास रिस्पॉन्सेज यही आते हैं, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एंग्जाइटी, सो मूड इरिटेबिलिटी, कहीं ना कहीं हमें एंगर इस तरह से लोग डिफाइन करते हैं। सो बेसिकली हमने एंगर को अब ये समझ लिया कि हमें एंगर की डेफिनेशन ये क्लियर होनी चाहिए कि एंगर जो है बेसिकली एक इमोशन है, और इस इमोशन के अंदर जिसमें आप बाज़-औक़ात हमें चीज़ों की तोड़-फोड़ करते हैं, और चीज़ों की तोड़-फोड़ के अलावा जो है हम चीखना, चिल्लाना, इस तरह के हमारे बिहेवियर्स होते हैं, और सम टाइम वो बहुत एक्सट्रीम के ऊपर चले जाते हैं। अब गुस्सा हमारे लिए मसला कब बनता है, इस हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगा कि गुस्सा हमें अगर हफ्ते में 1-2 दफ़ा आता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मंथ के अंदर अगर मुझे 1-2 दफा आ गया गुस्सा तो वो प्रॉब्लम नहीं होता हमारे लिए। लेकिन अगर वही गुस्सा हमें फ्रीक्वेंटली आना शुरू हो जाए, हमारा वो गुस्सा जो महीने में 2 दफा आता था वो मल्टीप्लाई होकर 8 दफा आना शुरू हो जाए, तो देन वो प्रॉब्लमेटिक बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी फॉर एग्जाम्पल वो स्टडी हो, हमारी जॉब हो, उस पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। सो हमारे यहाँ सोसाइटी में प्रॉब्लम एक ये भी है कि हम यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके स्टार्टिंग में हम कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम मेडिकल इश्यूज की बात करते हैं, तो सर दर्द हो रहा है तो घर में हम 1-2 दफा कभी हो तो हम पैनाडोल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीवर हो तो तब भी हमें पता है कि हमें नॉर्मली ये मेडिसिन लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब हमें मुसलसल सर दर्द रहना शुरू हो जाता है और फॉर एग्जाम्पल हमें फीवर हमारा जो है वो कम नहीं हो रहा होता, तो फिर हम फौरन एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं। प्रॉब्लम यही होती है कि हमारी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज के अंदर भी हम ये करते हैं कि हमें स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो प्रॉब्लम को हम मैनेज करते रहते हैं। कभी खुद ही अपने आप को बिजी कर लिया, फिर हमारे यहाँ पे एक रिलीजियस होती हैं चीजें, नमाज पढ़ लो, घर वाले कहते हैं जो है ना तुम जो है नमाज पढ़ा करो, कुरान पाक पढ़ा करो, टेंशन ना लो। हमारे यहाँ पर एक सुनने का भी मिजाज नहीं है हमारी फैमिलीज के अंदर, कि जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की बात को सुने, उनको अंडरस्टैंड करें और उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका दें। सो ये सारी बातें होती हैं जहाँ पे हम कभी कभी तो अपनी बातों को, अपने गुस्से को अपने दोस्तों के साथ, या कभी कभी हम मजहब का सहारा लेते हुए कभी कभी हम खुद ही उसको मैनेज तो कर लेते हैं। लेकिन हमारे प्रॉब्लम तब होती है कि जब वो फ्रीक्वेंटली वो मल्टीप्लाई होता जाता है गुस्सा हमारी लाइफ में, और हम फिर भी कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं मुझे हेल्प नहीं लेनी चाहिए। जहां पे मेडिकल इश्यूज में हमें लगता है कि फौरन हमें एक मेडिकल डॉक्टर की जरूरत है, बट जब साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं देखी जाएगी, ठीक हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। और हमें नजर आ रहा होता है कि हमारे गुस्से की वजह से हमारे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरी जॉब या मेरी एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही, बट हम उसको सेक्रीफाइस करते आ रहे होते हैं। अब हमें यहाँ पे एक ये भी चीज अंडरस्टैंड करनी है कि क्लाइंट जब आपके पास आते हैं ना एंगर का इशू लेकर या कोई भी इशू लेकर, तो वो आप कभी उनसे पूछें तो वो 5-5 साल पुराने होते हैं, 10-10 साल पुरानी बातें चल रही होती हैं, बाज़ औक़ात मंथ्स के अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन जब आपके पास आते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट के पास कि हमें ये डील करें वो, तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम कोई जादू कर दें, हम कोई मैजिक कर दें कि उनका कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक वो गुस्सा ही है वो जो कि 5 साल से उनकी जिंदगी में ऐड हो रहा था और उन्होंने उस पर काम नहीं किया या टाइमली उसको उन्होंने कोई प्रोफेशनली हेल्प नहीं ली। तो अब जब वो हेल्प के लिए आए तो अब उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम कोई ऐसी बात कहकर या हम उनकी बॉडी से वो गुस्सा निकाल कर भेज दें कि वो फौरन जाके उनकी जो जिंदगी है वो पुरानी वापस डगर पर आ जाए। सो मैं एक चीज आप लोगों से इसलिए साथ साथ क्लाइंट के पर्सपेक्टिव पे भी, क्योंकि मेरा ज्यादा जो एक इंटरेक्शन है वो क्लाइंट्स के साथ रहता है और मोस्टली क्लाइंट्स इस तरह की एक्सपेक्टेशंस लेकर आपके पास आते हैं। सो नंबर 1 पे हमें गुस्से की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी होगी। क्या डिप्रेशन हमारे लिए गुस्सा है? क्या स्ट्रेस हमारे लिए गुस्सा है? क्या हमारे लिए फॉर एग्जांपल एंजाइटी गुस्सा है? सो हमें डेफिनेशन को ठीक करना होगा, क्योंकि अगर डेफिनेशन ठीक नहीं है तो मे बी स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस पे जरूरी नहीं है कि वो गुस्सा है, स्ट्रेस के पीछे हमें देखना पड़ेगा कि क्या मैनेजमेंट हो सकती है उस हवाले से। सो हमें ये एक चीज अंडरस्टैंड करनी होगी। दूसरे नंबर पे गुस्सा हमारे लिए प्रॉब्लम कैसे बनता है वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि 1-2 दफा गुस्सा आता है वो नॉर्मली ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट अगर हम उस गुस्से को भी मैनेज नहीं करते हैं,
या हम उसको जो है छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, आगे इट्स ओके, तो वही गुस्सा सम टाइम हमारी लाइफ में फिर डिफरेंट इवेंट्स की वजह से, सिचुएशंस की वजह से हमारे अंदर बॉटल की तरह वो एक कहते हैं ना कि जमा होता जाता है, और फिर हम एक दफा आकर ही कहीं पे हमें सिर्फ फिर एक ट्रिगर चाहिए होता है कि हम फटते हैं। तो प्लीज ये चीजें जरूर अंडरस्टैंड करनी होगी हमें, अपने लिए भी और हमें अपने क्लाइंट को भी ये चीजें एजुकेट जरूर करनी होंगी कि, या अगर हम कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए भी काम करें तो इन चीजों को हम जरूर खास तौर पे सामने रखें। उसके बाद आप लोगों के साथ एक वर्कबुक भी शेयर की हुई है, उस वर्कबुक में भी यही क्वेश्चंस हैं। सो मैं आप लोगों से इन चीजों के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वो फिल करके हमारे साथ एक दो पार्टिसिपेंट शेयर करें, देन हम फिर आगे मूव ऑन करेंगे। अब आगे अगर मोस्टली मैं आप लोगों से पूछूं कि आपकी लाइफ में वो कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं या सिचुएशंस आती हैं जो मोस्टली आपके लिए एंगर की वजह बनती हैं, तो आप पार्टिसिपेंट शेयर करना चाहें? कोई भी अपनी कोई सिचुएशन बताना चाहे, कोई इवेंट बताना चाहे जो कि उनके लिए स्पेसिफिकली उन्हें लगता है कि यही मेरे गुस्से की सबसे बड़ी रीजन होती है। जैसे कुछ ने तो कहा ना कि दूसरा बात ना समझ रहा हो, किसी ने कहा दूसरे हमारा जो है ना हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना हो, एक का आया कि जब कोई हमारे साथ झूठ बोल रहा हो। इसके अलावा सर जब ये लगता है कि अनजस्टिस हो रहा है, मतलब आपके साथ। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा? सर जब कोई अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता, आप अपने हिस्से की कर लेते हैं। सहर कैसे होता है ये गुस्सा? सर जैसे आपने किसी को कोई काम कहा था, उसने नहीं किया, आपने अपने हिस्से का कर लिया, लेकिन करना उससे नहीं, वो ना आगे से करे और बस फिर इससे मिसमैनेजमेंट हो घर तो में। रिदा, सहर तो लगता नहीं है कि इसमें हमें शायद कम्युनिकेशन गैप है, हमें चीजें कम्युनिकेट करने से बेहतर हो सकती हैं? सर वो टाइमली वो करते ही नहीं, मतलब अगर बंदा अगला मतलब काफी टाइम बाद वो काम करे, उस वक्त करना अगर जरूरी हो, और आपको फिर गुस्सा तो आता ही है। सो हमें यहाँ पे शायद जी अब यहाँ पे सहर मुझे में भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ चीजें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैं, लाइक मैं ये वैसे एक डिस्कस साथ साथ करता जा रहा हूँ चीजें, कि कुछ चीजें होती हैं कि हमें लगता है कि दूसरा काम टाइम पे नहीं कर रहा है या उसके हिस्से का काम था वो भी हमें ही करना पड़ रहा है, तो हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को मे बी चेंज करने की जरूरत है। मे बी हमें यही बात होती है ना पार्टिसिपेंट्स के, हम बेसिकली अपने इमोशंस के हवाले से डेली बेसिस पे काम नहीं करते हैं, हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, जिसमें हम अवेयर ही नहीं होते हैं कि हमारे बेसिकली कोई भी जो हमारी लाइफ में इमोशन ऐड हो गया उसके पीछे रीजंस क्या हैं। लाइक अभी एक हमारे पास है कि झूठ बोलते हैं। सो मैं एक यहाँ पे आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता है कि हमारी लाइफ के अंदर लोगों की चॉइसेस होती हैं, लोगों की अपनी अपनी तरबियत होती है, हर कोई डिफरेंट एक ब्रॉटअप से निकल कर आया होता है? हाँ, सिचुएशन भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए आई गेस हमें इस चीज में। ठीक है, सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करना है। हाँ, और आई गेस कभी कभी हम लोग फिर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी भी कोई सिचुएशन अंडरस्टैंड करे, वो भी हमारे एंगर का इशू बनता है, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं फिर है ना। तब हम बात करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, वेरी गुड। और कोई बताना चाहते हैं? सर ये भी बात आ जाती है ना कि जहन में कि हम ही क्यों अंडरस्टैंड करें, अगले बंदे को भी तो करना चाहिए ना, हर बार हम ही क्यों, तो फिर तब भी होता है। ठीक है, मैं इन सब क्वेश्चंस को भी साथ साथ आंसर भी करता हूँ। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि आप लोग बताएंगे तो मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे हम यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में होते हैं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर एक का फैमिली बैकग्राउंड अलग तरह का होता है, सबका डिफरेंट बिहेवियर होता है। अब कोई एक बंदे का बिहेवियर इस तरह का है तो मैं उसकी बैकग्राउंड कंडीशन इस तरह की हो, कुछ ऐसा उसकी लाइफ में चल रहा हो, इस तरह वो इतना एंग्रीली बिहेव कर रहा हो। जी अच्छा, पार्टिसिपेंट्स आप लोगों ने जैसे बताया कि फिर मैं बात करूंगा एक्सपेक्टेशंस की, कि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस दरमियान में जरूर आती हैं कि हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो दूसरा भी हमारे लिए अच्छा करे।
यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की लाइफ में चॉइसेस होती हैं। आपकी चॉइस, फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ कि मैं अगर एक यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और मेरा कोई कोलीग है, मैं उसको डेली बेसिस पे सलाम करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पूरा वीक उसको सलाम किया, बट उसने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूं तो ये मेरी चॉइस है कि मैंने उसे सलाम करना है क्योंकि मैं अपनी तरबियत इस तरह से लेकर आया हूँ, या मुझे मेरा प्रोफेशन, मेरी एथिक्स, मुझे नॉर्म्स मुझे मालूम है। लेकिन मे बी जो दूसरा पर्सन है वो शायद एक डिफरेंट बैकग्राउंड से है, एक वो डिफरेंट ब्रॉटअप से है, उसके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं वो तो हम एक साइड पे रख देते हैं। लेकिन सेकंड एंड अदर ऑप्शन हमारी चॉइसेस होती हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि अगर ये हमारी चॉइस है कि हम लोगों के साथ सच बोलना चाहते हैं और दूसरे आपके साथ नहीं बोलना चाहते, तो आई थिंक सो कि हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी। लाइक 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हमें अभी बात हो रही थी कि सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि हमें लोगों की चॉइसेस को भी अंडरस्टैंड करना होगा कि लोगों की चॉइसेस होती हैं कि कोई अच्छा काम करना चाहता है तो वो उसकी चॉइस है, और अगर कोई उसके ऑल्टरनेट बुरा आपके साथ करना चाहता है तो वो भी उसकी चॉइस है। बट प्रॉब्लम यही होती है, हमें अब ये काम करना होता है कि हम भी वो काम करें, या हमारी अगर चॉइस है, हम मसलन क्लाइंट आते हैं कि जी मैं ही क्यों सारे चीजें करूं, फैमिली वालों को भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना, मैं ही उनके लिए सेक्रीफाइस करता रहूं। तो वहां पे एक ही बात कही जाती है कि ये आपकी चॉइस है, आपके साथ जबरदस्ती नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं, आपके लिए आपके रिश्ते अजीज हैं, तो फिर देन आप वो काम करें। और इसमें एक चीज हम जरूर कहते हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस कम कर दें। मसलन हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम कर दें, हम एक्सपेक्टेशंस कम कर दें, मसलन हम केयर बढ़ा देते हैं, मसलन हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने बेहतर तौर पे जरूर पूरा करते हैं। मसलन अगर हम बात करते हैं कि सम टाइम बेटे और एक बाप के दरमियान में एक होता है कि जी अब्बू सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं, वो टाइम नहीं देते हैं, वो हमेशा क्रिटिसाइज ही करते हैं, और मुझे उनकी वो बातें बहुत ज्यादा हर्ट करती हैं, मैं बहुत ज्यादा फील करता हूँ। सो मैं जरूर ये चीजें आपके साथ रियलिटी पे बात करूंगा कि ऐसा होता है कि लोग हमें हर्ट करते हैं, लोग हमारे साथ बुरा बिहेव करते हैं, हमारे साथ बुरा उनका जो है वो सलूक भी कह लें, रवैये की भी बात कर लें, वो होता है। मगर ये अब आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आपकी चॉइस है कि नहीं, हमने अपने आप को या लोगों के लिए चीजों को बेहतर करना है, तो फिर हम एक्सपेक्टेशंस को कम रखें, फिर हम लोगों से तवक्कुआत ज्यादा ना रखें कि हम फिर जो कर रहे हैं हमें उसके ऑल्टरनेट भी उतना ही मिले। सो तरबियत होती है हर एक की कि हम कहते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं तो दूसरा भी झूठ बोले, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो हमें ये चीजें, वो ये रियलिटीज हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी होंगी कि हम जैसे हैं दूसरा हमारे जैसा नहीं हो सकता है, और दूसरा शायद जैसे देखें हम चाह रहे होते हैं कि लोग सच बोलें, तो शायद दूसरा आपसे चाह रहा होगा कि आप भी उसकी तरह झूठ बोलें। तो हम सब ही वो कहते हैं ना कि मांगने में लगे हुए हैं कि तुम मुझे टाइम दो, तुम मेरे साथ बात करो, तुम मुझे इस तरह से लेके चलो। तो वो चीजें जो है ना साइड बाय साइड हमारी चल रही होती हैं। तो ये चीजें आप लोगों को जरूर अंडरस्टैंड करनी होंगी कि हमें बेसिकली ये कि हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। और वो एक बड़ी अच्छी कोटेशन भी है कि अ ग्रेट पर्सनैलिटी इज नॉट बोर्न इन द मैटरनिटी वार्ड, अ ग्रेट पर्सनैलिटी इज बोर्न बाय द चॉइसेस दैट वन कैन मेक्स। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, या आप अपने क्लाइंट को नहीं कहेंगे भाई नहीं वो अगर गुस्से में बात करें तो तुम जो है ना तुम प्यार से करो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं हमेशा, हमने सीखा है, हमें बताया भी गया है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारे साथ किसी ने बुरा किया होता है या हमें किसी ने हर्ट किया होता है या हमें लगता है हमारे लिए मुश्किल है, तो वहां पे 2 रास्ते ही होते हैं, या तो माफ कर दिया जाए और आगे बढ़ा जाए, या दूसरा रास्ता होता है कि फिर हम उसे जिंदगी भर कोसते रहें और चीजें जिस तरह से मूव ऑन हो रही हैं हम उसी तरह से उसको मूव ऑन करते रहें। सो मैं ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ इस वजह से चीजें डिस्कस कर रहा था कि गुस्से की डेफिनेशन को हमें समझना होगा, गुस्से हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक कम बन रहा है वो हमें अंडरस्टैंड करना है। तीसरे नंबर पे हमें ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारी सिचुएशंस कौन कौन सी हैं। अब एक अनदर सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमने 2 किस्म की होती हैं, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में नो डाउट हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का लैक करना, मसलन जैसे अभी बात हो रही थी कि हमारे कोलीग हैं उनका काम है वो भी हम क्यों करें। अब यहाँ पे भी इशू वही आ जाता है कि सम टाइम हम गुस्से को बॉटल अप कर रहे होते हैं, इंटरनलाइज्ड एंगर,
अंदर ही अंदर जमा करते जा रहे हैं और हमें लगता है कि दूसरा हमारी एंगर की वजह बन रहा है, मगर शायद मे बी ऐसा नहीं है। मे बी हमें अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना होगा या हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक है। इसी तरीके से हमारे पर्सनैलिटी फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी स्टार्टिंग से कैसे डेवलप हुई हुई है, हमारी पेरेंटिंग किस तरह से रही हुई है। जैसे मैंने लास्ट वर्कशॉप में भी जब हुई थी तो उसमें एक बात ये की थी कि हमारी पेरेंटिंग लाइक प्लांट्स की तरह होती है कि जिसको आप जिस तरह से आप उसकी परवरिश करते हैं वो उसी तरीके से आपको रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो लाइक हमारी पेरेंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जिसमें हमने अपने पेरेंट्स को परसीव किस तरह से किया है। किसी एक हमारे पेरेंटल फिगर में से या हमारे केयर गिवर में से हम कहीं ना कहीं उसको रोल मॉडल बना लेते हैं। मसलन कहीं पे हम अपने वालदा को, अपने वालिद को कहीं पे गुस्सा करते हुए देखा है तो हम भी कहीं पे उसी तरीके से चीज़ों को डाइजेस्ट करते हुए चले आ रहे होते हैं। सो इंटरनल फैक्टर्स को हमें ज़रूर समझना होगा। फिर सोचने का तरीक़ाकार, सोच की गलतियां भी मोस्टली को पता होगा, लेकिन मैं कुछ के साथ शायद न्यू हो ये बात कि हमारी कुछ सोच की गलतियां भी डेवलप होती हैं और वो सोच की गलतियां भी हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से बिल्डअप होती हैं और फिर हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हमारा जो सोचने का तरीकाकार वो तो बिल्कुल ठीक है, दूसरों को चाहिए कि वो ठीक हो। नो डाउट दूसरों को भी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, मगर हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमने अगर अपने आप को मैनेज करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस वे में लेके चलना है, हमें लगता है कि हमें लोगों के साथ डील करना है तो हमें अपने आप को मैनेज करना सीखना होगा रादर देन कि लोगों को मैनेज करने की भी साथ साथ हम कोशिश करते रहें। सो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स में ट्रैफिक जैम में फंस गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स में शायद में भी दूसरे लोग आ जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में फॉर एग्जांपल किसी दोस्त ने लेट करवा दिया है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मिसहैप हो गया जिसकी वजह से चीज़ें हमें लगता है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। सो ये हमें चीज़ें अंडरस्टैंड करनी होंगी आप सबको कि हमारा बेसिकली गुस्सा हम उसको इंटरनलाइज करते हैं या हम उसको फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल आउट बर्स्ट के तौर पे बाहर निकाल देते हैं। इस पे आगे जाके मैं बात करूंगा। अब मैं क्विकली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली वर्कबुक को ओपन कर लें। मिस अलिशा काइंडली आप भी वर्कबुक को जरा यहाँ पे शेयर कर देंगी। अच्छा, अब ये एक मैंने ट्रांसलेट की थी वर्कबुक उर्दू में। अब इसका स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं। मिस अलिशा जरा काइंडली उसकी तरफ मूव कीजिएगा नेक्स्ट पेज पे। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि क्विकली ये कुछ 8 क्वेश्चंस हैं जो आपकी सेल्फ असेसमेंट से रिलेटेड हैं। तो आप काइंडली इसको अगर फिलअप कर दें और कोई उनमें से मुझे कोई 2-3 पार्टिसिपेंट्स या सारे ही अगर शेयर करना चाहिए तो कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पे है कि जब मैं नाराज होता हूं या हो जाता हूं तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो उसे मैं तब्दील या रोकने के लिए कुछ कर सकता हूं। इसी तरह दूसरा है क्वेश्चन कि मुझे अंदाजा हो जाता है जब मैं गुस्सा करने वाला ही होता हूं। इसी तरह मैं जानता हूं या जानती हूं कि क्या चीज मुझे नाराज कर सकती है और ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए मैं कोई प्लान बना सकता हूं या सकती हूं। और मस्बत सोच के तरीके से ही क्या रवैयों को तब्दील किया जा सकता है। और मैं अपने गुस्से का इजहार क्या फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कहूँ जारहाना तौर पर लड़ना, झगड़ना, चीखना, चिल्लाना की सूरत में करती हूँ। मेरा गुस्से का असर दूसरे लोगों पर पड़ता है और दूसरों से मस्बत बातचीत करके या दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचने से ही मेरे गुस्से को कम करने में मदद मिल सकती है। और क्या लास्ट में मुझे यकीन है कि मैं अपने जज्बात और एहसासात को मुनासिब तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। सो क्विकली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये 8 क्वेश्चंस पे आगे आपको ऑप्शंस भी दी हुई हैं कि आप इन बयानात से मुत्तफिक हैं, मुत्तफिक नहीं, आपको लगता है कि नहीं ये मुमकिन नहीं है या इस तरह की कोई सूरत हाल होती ही नहीं है। जो भी क्विकली काइंडली कर ले तो काइंडली शेयर कर दे।
कोई अगर वॉलंटियर करना चाहता है तो हाँ जी, पार्टिसिपेंट्स हो गया क्योंकि हमने टाइम को भी साथ साथ मैनेज करना है। तो आप लोगों से वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है, हमें बताना चाहता है, तो जरूर शेयर कर दें। हाँ जी, आप में से कोई बता सकता है कि जब कोई आप नाराज होते हैं तो आप लोगों से कुछ किसी से कुछ नहीं होता है, और अगर आप चाहें तो उस टाइम पे आप कुछ उसको चेंज कर सकते हैं। सर पहला जिन्हें तो रिएक्शन आप तो ये होता है जी कि कमरे में जी जाके बंदा अलग हो जाता है, अकेला रहना चाहता है बंदा। ऐसा ठीक है, अकेला रहना चाहते हैं, यानी हमारे पास उस टाइम पे कोई सोल्यूशन नहीं होता, हमें सिर्फ ये होता है कि हम अकेले हो जाएं। सर आई गेस मेरा ये जी जी ओपिनियन है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ उस सिचुएशन में। कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, और कोई बताना चाहता है? सर मेरा भी यही है कि मैं भी कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी से भी ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती। अगर अगला नहीं मना रहा होगा तो मैं खुद जाके सॉरी बोलूँगी भाई। ठीक है, हम खुद जाके थोड़ा सा मना लेते हैं। ठीक है, ये सर मैं भी कंट्रोल कर लेती हूँ। कंट्रोल कर लेते हैं। और इसके अलावा सर तकरीबन 12 घंटे तक तो मूड खराब रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। ठीक है, सर कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, मुझे अब ये सेकंड पे बताएं कि आपको अंदाजा हो जाता है जब आप गुस्सा करने वाले होते हैं? ये सर हो जाता है, वो यस आपको सर। ना अंदर से मोटिवेशन आती रहती है, मुतहरिक अंदर से चीजें, वो ऐसा लगता है गुबार बाहर नहीं निकलने वाला है। जब तक बोलो ना तो वो अंदर से वो आपका फिजिकल रिएक्शन भी वैसा होता है, अंदर से वैसी फीलिंग्स आती हैं, तो आपको फीलिंग्स अंदाजा आने हो जाता है कि गुस्सा होने वाला है। गुस्सा होने वाला है जी। और ये सर अंदाजा हो जाता है तो फिर अगला सिचुएशन आपके हाथ में होती है कि आपने बोलना है कि आपने चुप रहना है, जबरदस्ती अपने आप को चुप रखना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर गुस्सा आ जाए तो वो फिर वही कंट्रोल कर लेते हैं। कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बताएं कि कोई जानता है आप में से कि कौन सी चीजें जो आपको नाराज करती हैं, और अगर वो करती हैं तो उस हवाले से आपके पास कोई प्लान होता है? सर कोई बदतमीजी करे तो गुस्सा आता है, बहुत जल्दी आता है मिसबिहेव करने से। अगर कोई अगेंस्ट जाए तो फिर उसका ये सोल्यूशन निकलता है कि उसको कन्विंस कर लो, तो ठीक है। वो बस उसका ट्राई कर लेते हैं। ठीक हो गया, वेरी गुड। और आप में से अब ये बताएं कि पॉजिटिव जो थिंकिंग है आपके ख्याल में, उससे हम अपने रवैयों को चेंज कर सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है? Yes, सिर्फ sir. सोच बदलिए। यस सर। ठीक है, ठीक है। यस और सर कर सकते हैं। गुस्से का इजहार कर आप सकते हैं। ठीक है, गुस्से का इजहार आपके ख्याल में सिर्फ जारहाना तरीके से किया जा सकता है? लड़ना झगड़ना, चीखना चिल्लाना? नहीं सर, मैं तो रो पड़ती हूँ। ठीक है, और इसके अलावा? सर मैं खामोश हो जाती हूँ और खाने पीने को दिल नहीं कर रहा होता। अगर ज्यादा गुस्सा हो जगह तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ, वरना अकेले हो जाती हूँ। अकेले हो वरना जाते? इस टाइप का वैसे ज्यादा गुस्सा आता नहीं। आता भी नहीं। ठीक है, और? मैंने एक बात पूछी, अपनी जगह छोड़ के कहीं और चले जाना। ठीक है, या कुछ ऐसा देख लेना जिससे मूड डाइवर्ट हो जाए, कुछ मोटिवेटिंग, कुछ ऐसी वीडियो ठीक है। वगैरह। ठीक है। मुझे नेक्स्ट ये बताएं कि आपके लगता है कि आपके गुस्से का दूसरे लोगों पर असर होता है? सर ये सर होता है। मेरे ओपिनियन से ये है कि गुस्से की वजह से सिचुएशंस खराब ही होती हैं, संभलती नहीं है। अगर आप वही बात अगर कंट्रोल करके प्यार से कह दो किसी से तो वो ज्यादा असर करती है। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कोई और पार्टिसिपेंट? मेरे
ख्याल से तो मेरे गुस्से का असर किसी पे पड़ता ही नहीं है, क्योंकि मतलब मैं बहुत कम गुस्सा करती हूँ, और अगर करती भी हूँ तो मतलब 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं, मैं अपने आप को स्टेबल कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं कि दूसरों से आपको लगता है कि जी जी मिशा। गुस्से का असर दूसरों पे होता है, बल्कि नेक्स्ट टाइम जैसे फैमिली इफेक्ट हो रही होती है तो वो बता देती है, उसको पता होता है कि अब ये दोबारा से सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो पहले कह देते हैं कि मिशा गुस्सा मत करना, तुम चुप कर जाना। तो दूसरों पे असर वाकई होता है इस बात का। होता है। दूसरा मुझे आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या आपके ख्याल में दूसरे लोगों से या अपने आप से मैं अगर बात करूं कि पॉजिटिव वे में हम अगर बात करें, थॉट को चेंज करें तो गुस्सा कम हो सकता है? यस सर, हो सकता है। ठीक है, इंसान पे डिपेंड करता है वो सिचुएशंस को कैसे डील करता है और कैसे देखता है, नजरिया आई गेस इसमें आ जाता है। सो आप लोगों को में से मैं जानना चाहूंगा लास्ट क्वेश्चन के आपके ख्याल में आपको यकीन है कि आप अपने जज्बात या एहसासात को मुनासिब तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? सर कर तो सकते हैं, पर कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे के बस में नहीं होता, फिर निकल जाता है सारा गुस्सा ऐसे ही बोल के। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा सर इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, इस तरह से कभी कभी हो जाता है कि आप लाइक अगर दोस्तों से या किसी से बात करते हो रैंडमली लोगों से, तो आपको यही है कि आपने अच्छी तरह बिहेव करना है, अच्छी तरह बात करनी है। और कभी कभी ये होता है कि वही आपली बात रिपीट करूंगा कि जब इंसान कंट्रोल करता रहता है, फिर एक ऐसा भी वक्त आता है जब इंसान फट जाता है और सब कुछ फिर बाहर निकलता है, और वो या तो किसी सिचुएशन पे निकलता है या किसी बंदे पे निकलता है, तो इस तरह से भी हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा पार्टिसिपेंट्स, इस पे मैं साथ साथ कुछ चीजें आप लोगों के साथ साथ डिस्कस भी करता चलूं कि अब हमें ये थोड़े से हमें अपने पॉइंट्स समझ आ रहे होंगे चीजों के कि बेसिकली या तो हम गुस्से को बहुत ज्यादा अंदर जमा करते जा रहे होते हैं, दूसरे नंबर पे वही बात आ गई हमारी एक्सपेक्टेशंस की। एक बात मैं जरूर आप लोगों को मैनेजमेंट के हवाले से भी बताता चलूं कि समटाइम ना लोगों को लगता है कि हम गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मसलन हमने गुस्सा कर दिया है और हमें फिर वो बुरा भी लग रहा होता है, बाज़ वक़्त हम उसको रिपेयर करने की भी कोशिश करते हैं। मैं ये एक चीज जरूर कहूंगा कि हम इंसान हैं, हम कभी भी एक सिमिलर कंडीशन में नहीं रह सकते हैं। मसलन हमारे यहाँ पे थेरेपी जब लोग करवाने आते तो मोस्टली को यही होता है कि थेरेपी करवाई तो अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन होती है मैं थेरेपी से मिलके आया हूँ, मुझे एंग्जाइटी नहीं होगी, मुझे अब उदासी नहीं रहेगी, मेरे ऊपर अब मैं कभी नेगेटिव इमोशंस को फील नहीं करूंगा। सो मैं ये चीज जरूर अंडरस्टैंड आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि हम कभी भी एक सिमिलर कंडीशन में नहीं रह सकते, और कभी कभार अगर गुस्सा आ जाता है तो उस गुस्से को बेहतर करने के लिए हम उस पर काम कर लें, रादर देन के सम टाइम ये होता है कि मोस्टली क्लाइंट कहते हैं मैंने गुस्सा कर दिया, ये तो थेरेपिस्ट ने मुझे कहा था आपने ये काम ऐसे करना है और अब मैंने उसके सजेशंस के अगेंस्ट काम कर दिया है, तो मैं लगता है मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर सकता हूँ, मुझे कहा था कि गुस्सा नहीं करना है और मैंने एक हफ्ते के अंदर 2 दफा गुस्सा कर लिया है। तो ये भी कहीं पे हमारी मिसकॉन्सेप्शंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है कि हमें लगता है कि हमने थेरेपी ली है और हमने जो है ना वो गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना। तो वो जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि इमोशंस जिस्म से नहीं निकाले जा सकते हैं, अगर वो एक लेवल से बढ़ जाते हैं उनको मैनेज जरूर किया जा सकता है। सो यहाँ पर अगर कभी हम थेरेपी के बावजूद हमें एंजाइटी हो जाती है, हमारा मूड डाउन हो जाता है, हम गुस्सा कर जाते हैं, तो हम उस गुस्से के ऊपर बैठकर काम जरूर कर लें, उसका रीजन आइडेंटिफाई जरूर कर लें, हम उसके पीछे बैक एंड पे वो जो रीजन है, उसका जो पर्पस है, उसका जो फंक्शन है, वो आइडेंटिफाई करके जरूर लिख लें, रादर देन के हम उसके बाद उसको ऐसे ही जो है ना उस पर वर्किंग किए बिना उसे छोड़ दें। और जब फिर हम छोड़ देंगे तो देन वो चीजें फिर वही होता है कि हम या क्लाइंट जो है वो फिर रिलैप्स में जाना शुरू हो जाता है, फिर वो वापस अपनी आदतों पे रूटीन पे जाना शुरू हो जाता है कि मेरे से तो गुस्सा मैनेज ही नहीं हुआ। हम ये नहीं कहीं पे देख रहे होते कि हमने एक हफ्ते में 5 दिन गुस्सा नहीं किया मगर 2 दिन किया है, तो हमारे लिए वो 5 दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि वो 2 दिन हमारे लिए ज्यादा मैटर करते हैं।
सो आप लोगों को भी जरूर ये चीज है कि हम अगर कभी कभी, मैं भी साइकोलॉजिस्ट हैं हम, और हमें भी गुस्सा आ जाता है, मगर मेरी कोशिश जब भी मुझे गुस्सा आता है किसी भी चीज के हवाले से, तो कोशिश ये की जाती है कि बैठकर उसके ऊपर वर्किंग की जाए, देखा जाए कि मुझे अगर ये हफ्ते के अंदर 2 दफा गुस्सा आया है तो ये गुस्से के पीछे रीजन क्या था। मे भी मेरे उसका रीजन कोई स्ट्रेस था, मे भी कोई मैंने ऐसा बर्डन अपने ऊपर ले लिया था जो शायद मुझे नहीं लेना चाहिए था। जैसे अभी बात हुई थी कि किसी कोलीग का हम कोई काम ले लेते हैं, तो मे भी मैंने कम्युनिकेट कर सकता था तो चीजें बेहतर तौर पे रिजॉल्व हो सकती थी। मे भी मैं उस काम को ऑन द टाइम करने के बावजूद या किसी को आगे डिलीवर करने के देने के लिए उससे मैं पहले टाइम कोई सेटिंग कर लेता, टाइम मैनेज कर लेता। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली हमारी जिंदगी में, ये क्लाइंट की जिंदगी में लैग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली टाइम ही नहीं है अपने लिए। हमारी सारा दिन जिस तरह से एक रूटीन बनी हुई है, हम उसी तरह से पैटर्न को लेके चलते हैं। मुझे आप बताएं आप लोग कि हमारी लाइफ में बहुत सारे आज जिस इमोशन के लिए हम बैठे हैं वो एंगर है। मुझे बताएं आप लोगों की अगर एंगर मैनेजमेंट का कुछ को इश्यूज है, कुछ कहते हैं हम मैनेज कर लेते हैं, चलें जिनको इश्यूज है मुझे बताएं कि क्या हमारी वो जिंदगी की प्रायोरिटी में शामिल है। आप पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताना चाहे, क्या आपकी प्रायोरिटी में एंगर मैनेजमेंट फर्स्ट लेवल पर है? आपको लगता है कि यही मैनेज करना है? यस सर, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अब यही है। ठीक है, और इसके अलावा? जी पार्टिसिपेंट्स आप में से और कोई बताना चाहे? हाँ सर, Yes, sir, अगर yes, sir. ऐसा कुछ फील हो कि कुछ लाइक कुछ गलत है या अपने साथ कुछ गलत हो रहा है, तो सेल्फ एनालिसिस आई गेस इस सेंस में होता है कि इंसान यही कहता है कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले ली जाए या कोई टूर कर लिया जाए जिससे इंसान रिफ्रेश फील करे और जो अंदर की सो कॉल्ड भड़ास है या असल वाली भड़ास है वो खत्म हो जाए किसी तरह से। ठीक है। और फिर आई गेस ये डाइवर्जन में भी आ जाता है या क्लियर हो जाता है मामला। ठीक है जी, और कोई? जब पार्टिसिपेंट्स, इसमें एक इशू ये होता है कि अभी एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि हमारे लिए गुस्सा हमारी प्रायोरिटी में है, बट जो चीज़ शायद हमारी प्रायोरिटी में होती है ना, हम उसके लिए वर्किंग भी नहीं कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ या हमारे क्लाइंट्स के साथ वहाँ पे ही आती है कि जहाँ पे हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को टाइम देना छोड़ देते हैं। माजरत के साथ मोस्टली लोगों की ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ या तो उनके मे बी रिलेशनशिप्स हैं या उनके लिए पैसा हैं या उनके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फ्रेंड्स हैं या हम बात करें लाइफ में कोई और चीज़ें हैं, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी है। हमारी प्रायोरिटी में वो है कि हमने उसको कैसे मैनेज करना है, हमने उसको कैसे लेके चलना है, या फ्यूचर होता है मोस्टली के माइंड में कि हमने उसको कैसे टेक ओवर करना है, उसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन हमारी लाइफ में कहीं भी हमारे इमोशंस हमारी कुछ की जिंदगी में शायद प्रायोरिटी पे हो, लेकिन मोस्टली की प्रायोरिटी में शायद जिस इमोशन को हम जिंदगी में मैनेज करना चाहते हैं वो हमारी सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे होता है। और उसकी वजह यही होती है कि हम अगर उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं तो फिर हम अब उसके लिए मैनेज भी करें। मगर जिस तरह हम बाकी जिंदगी के मामलात को मैनेज करने के लिए टाइम पूरा देते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से हम अपने उस ड्रीम को पूरा कर लें, तो इसी तरह से अगर हम अपने इस एंगर को मैनेज करना चाहते हैं तो हमारी प्रायोरिटी में ये शामिल भी है अगर, और अगर नहीं है तो उसको शामिल करने के साथ साथ हमें अपने आप को टाइम देना होगा, हमें अपने एंगर के ऊपर काम करना होगा। और उसके लिए ये वर्कबुक मैंने आप लोगों के लिए इसलिए ट्रांसलेट किए ताकि आप कभी कभी जब गुस्से में आए तो इन पॉइंट्स को जरूर जहन में रखें। मिस ललिशा, अगर आप नेक्स्ट पे कुछ जरा मूव ऑन कर दें। नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है कि आपके लिए गुस्सा क्या है, वो हमने डिस्कस किया, तो काइंडली आप पार्टिसिपेंट ने उसको लिखना भी है कि आप लोगों के लिए गुस्सा क्या है। हमारे लिए गुस्सा मसला कब बनता है? सो आप लोगों ने शुरू में ये बता दिया था कि जब हमारे रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं या हमारे फॉर एग्जांपल डिफरेंट एरियाज के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। सो मैंने यहाँ पे आपको एक बात शेयर की थी कि गुस्सा हमारे लिए मसला तब बनता है जब वो हमारी जिंदगी में फ्रिक्वेंटली
उसकी इंटेंसिटी, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाए और उसकी वजह से फिर हमारे लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स जो हैं उन पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। सो शुरू में वही बात है कि अगर हम महीने में कभी कभी हम गुस्सा कर लेते हैं तो इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन अगर गुस्सा हम मुसलसल करते जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी हमने फिर मैनेज कब करना है किसी इमोशन को या स्पेशली गुस्से को, तो उसमें यह कि जब हमें ये फ्रिक्वेंटली आ रहा है, इसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप या हमारी जॉब, हमारी एजुकेशन, उस पर इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। और उसके अलावा जैसे अभी बात हो रही थी कि सेल्फ आइसोलेशन है, क्राइंग है, या अदर दिन हम बात करें कुछ लोग घूमने निकल जाते हैं, कुछ लोग किसी और एक्टिविटीज में एंगेज हो जाते हैं। सो फिर हमें ये चीजें अंडरस्टैंड करनी होगी कि यस अब मुझे इसको मैनेज करने की जरूरत है, मेरे लिए अब ये प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है और अगर मैंने इसको टाइमली रिजॉल्व नहीं किया तो देन ये कहीं पे हमारे लिए सवेरिटी ने पकड़ ले और उसकी वजह से फिर हमारे मजीद जो हमारे लाइफ है वो क्राइसिस के अंदर चली जाएगी। फिर मुझे आप लोगों से मैंने कुछ सिचुएशंस भी पूछी थी जिनमें मोस्टली लोगों ने बताया कि हमारी तवक्कुआत हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जब हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं लोग इन रिटर्न नहीं करते हैं, या लोग जो हैं जब अपना काम नहीं कर रहे होते हैं प्रॉपरली तो तब हमें गुस्सा आ रहा होता है। सो हमें अब ये चीज़ें रिव्यू करनी होंगी कि क्या हमारी ये सिचुएशंस में गुस्सा ही इसका एक सोल्यूशन था, या फॉर एग्जांपल इसके सोल्यूशन में हम अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर आ सकते थे, हम कुछ चीज़ों में कम्युनिकेशन को लेकर आ सकते थे। फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग के में हमारा इशू आ रहा है तो पेरेंटिंग में शायद हम ये कह दें कि बस हम अब्बू को ब्लेम कर दें, अम्मी को कर दें, या किसी और को हम दोस्त वगैरह को ब्लेम करके अपने आप को क्लियर चिट दे दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। हमें चीज़ें देखनी होगी कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को अपने इमोशंस के साथ किस तरह मैनेज किया जा सकता है, हमें क्या काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन था क्विकली कि आप लोगों के ख्याल में आपके लिए गुस्सा किस तरह से मदद करता है, तो कोई पार्टिसिपेंट क्विकली बताना चाहे ताकि हम आगे मूव ऑन करें कि आपके लिए गुस्सा क्या सर्व कर रहा है, क्या पर्पज है उसका, किस तरह से मदद कर रहा है आपको आपकी ज़िंदगी में, आप अगर जॉब पे हैं, अगर कहीं पे भी, गुस्सा आपको किस तरह से हेल्प करता है? सर मुझे तो गुस्सा हेल्प नहीं करता, उल्टा नुकसान ही होता है। ठीक है, किस तरह का नुकसान देखना मिलता है फातिमा? अगर मैंने बेवजह मैं अपने छोटे भाई पे गुस्सा किया है तो मामा पापा डांटेंगे कि फजूल में गुस्सा ना करो, और अगर किसी दोस्त के साथ गुस्सा फजूल में कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था तो वो फिर उसका रिलेशनशिप बीच में खराब होता है, तो काफी सारे और भी मसले होते हैं, फिर गुस्से में पढ़ा भी नहीं जाता। और फातिमा क्या ये लेबल अप्रोप्रिएट है फजूल के अगर हम बात करें? ये सर आ जाते हैं कभी, मतलब अगर पीछे किसी की बात का पहले से ही बुरा लगा हुआ है और अगले बंदे ने सिर्फ छोटी सी बात की है तो वो पिछले वाले की भी भड़ास अगले बंदे पे निकल जाती है जिसने बात की होती है छोटी सी, तो मेरा ख्याल है फिर ये इस तरह सामने आता है वो सारी चीज। मे बी ये कि हमारा पीछे मेन कॉज कुछ और होता है मगर वो हमारा एंगर जो है वो डिस्प्लेस कहीं और हो जाता है, कहीं और हो जाता है, पर अगले बंदे को नहीं पता ना कि हमें क्या मसला है, ना पेरेंट्स को पता है कि छोटे भाई पे अगर गुस्सा निकाला है तो पीछे क्या प्रॉब्लम है, तो पर वो यही कहते हैं कि फजूल में गुस्सा कर दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो फिर हम जब ऐसे हमें पेरेंट्स कहते हैं फिर हमें कैसा फील होता है? फिर उस वक्त तो बुरा लगता ही है, पर बाद में अगर ठंडे दिमाग से बैठ के सोचा जाए तो फिर बाद में फील आ जाती है कि नहीं ऐसे गुस्सा कर दिया है, किसी का गुस्सा किसी पे तो नहीं निकालना चाहिए था ना, छोटा भाई है, और ये वो आ जाता है फिर सहन में सारा। फातिमा आपको लगता है कि हमारे इमोशंस हमें कहते हैं कि हमेशा सब कुछ सही होता है? नहीं, सब कुछ हमेशा सही तो नहीं होता, गलत भी होता है। नहीं, इमोशंस में समटाइम तो हमें जब गुस्से में हो तो शायद हमें वो कह रहा होता है कि मुझे बिला वजह का डांटा जा रहा है, उस टाइम पे इमोशन तो हमें सब कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन जब लॉजिक की बात आती है तो हम कहते हैं कुछ सही है कुछ गलत होता है। हाँ, उस टाइम पे जब जुनून चढ़ा होता है, फ्रेश डांट पड़ी होती है तो वो इमोशन सर पे सवार हो जाते हैं, तब इस तरह कुछ ही निकलता है कि मतलब ज्यादती हुई है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे डांटते हैं। और अगर बाद में फिर जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, कोई टाइम गुजर जाता है, घंटा दो गुजर गए, तो बाद में अगर बैठ के ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो फिर गलतियां निकल आती हैं कि यहाँ मेरी गलती थी, यहाँ पे किसी और की गलती नहीं थी। तो हम कैसे ठंडा करते हैं अपने दिमाग को? सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मैं रो के ठंडा कर लेती हूँ, खा के ठंडा करती हूँ, बाकी सबके अपने। यानी हम अपने इमोशन को कहीं ना कहीं फिर भी कंपनसेट कर रहे होते हैं। हाँ, करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और कोई मुझे बताना चाहते हैं?
सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन था, अगर जिस भी जी, जी। पर्सपेक्टिव से देख लिया जाए, इस्लाम भी डिस्करेज करता है और वैसे सोसाइटी भी उस बंदे को पसंद नहीं करती जो गुस्सा करता है, और ये अगर कंट्रोल करेंगे तो आपकी हेल्थ पे इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। दो ही तरीके हैं कि एक बंदा माफ करे और दूसरा सब्र, और अगर बंदा इस पे ठीक काम करना शुरू भी कर दे, करता रहे फ्लो में, ठीक है सब्र भी किया माफ भी, लेकिन कोई एक ऐसा सेकंड आता है बंदा फिर वही कर लेता है, फिर बंदा अपने आप को कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने तो कहा तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, फिर बंदे को तो शहर यही हमने बात की थी ना अभी कि बेसिकली हम अपनी जिंदगी में जब कोई चॉइस को लेके चलते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम अपने गुस्से को मैनेज करना ही चाह रहे हैं, और अगर हम करते करते कभी कभी गुस्सा कर देते तो इट्स ओके, इट्स फाइन, ये नॉर्मल होता है कि हम जैसे बात की थी कि हम सिमिलर कंडीशन में कभी भी कोई नहीं रह सकता है। कोई कहे मैं हमेशा खुश रहूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं, कोई कहे मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ या रहूं तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये वही हमारी माइंड की कहीं ना कहीं पे चीटिंग होती है जो हमारे साथ वो करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने वेट लॉस करना है और उसको न्यूट्रिशनिस्ट कहता है कि आपने जो है ना गुलाब जामुन नहीं खाने, या आप जो है ना फॉर एग्जांपल एक खा सकती हैं उस पूरे वीक में या पूरे मंथ में, इससे ज्यादा आपने नहीं खाना है। अब सम टाइम ये होता है कि हमारा दिल करता है, हमने एक गुलाब जामुन लिया, उसके बाद हमारा दिल किया हमने 2 ले लिए, तो फिर हमारे दिमाग में सोच आती है ओहो मैंने तो न्यूट्रिशन ने जो मुझे कहा था, जो मुझे उसने एक टास्क दिया हुआ था वो तो मैं उससे पीछे हट गई हूँ, और मैंने तो उसने मुझे एक कहा था, मैंने एक टाइम पे 2 खा लिए। तो फिर माइंड क्या कहता है कि मोस्टली कहता है फिर 2 खाएं तो 2 और खा लो, कोई नहीं, अब हट तो गए अपना टास्क से पीछे, तो बेहतर है 2 के 4 कर लें। तो वो फिर होता है कि हमें ये चीजें लगती हैं कि हमने शायद कहीं पे माइंड हमें लगता है कि तुम तो कुछ चीजें बेहतर करने निकले थे और कर रहे थे, तो तुम्हें तो ये चीज आनी ही नहीं चाहिए थी। सो ये आगे जाके मैं आपके साथ सोच की गलतियां हैं जो बेसिकली हमारे पैटर्न पे डेवलप हुई होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस की बेस पे, ये उनकी वजह से हम कहीं ना कहीं इश्यूज में स्टक होते चलते जा रहे होते हैं। तो मैं फिर जरूर कहूंगा कि हम कभी भी एक सिमिलर कंडीशन में मूव नहीं कर सकते हैं। हमें कभी कभी गुस्सा करते हैं, बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिनाइल में रहते हैं, डिनाइल में उसकी वजह से और ज्यादा गलत चली जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक है। और कोई मुझे पर्पस बताना चाहिए? सर आपने पूछा कि इस गुस्से से हमें क्या फायदा हो रहा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जॉब प्लेस पर लोग ना बहुत इजी ले रहे होते हैं हमें, बिकॉज हमारा एक सॉफ्ट बिहेवियर देखकर, तो हमसे जूनियर भी बहुत ज्यादा हमें इजी ले रहे होते हैं। समटाइम्स वो ऐसी बातों को लेट गो कर देंगे, तो वहाँ पे चीजें आहिस्ता आहिस्ता पहले होती जा रही होती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें आउटबर्स्ट शो करना पड़ता है ताकि मतलब अगलों का हम बिहेवियर थोड़ा सा उनको अपनी लिमिट में वापस लेके जा सकें। और मेरे ख्याल में ये चीज बड़ी जरूरी होती है। अगर हम ऐसा ना करें तो अगले तो वही बात है कि सर पे ही चढ़ जाते हैं। उन्हें थोड़ा सा एक दिखाना पड़ता है कि हाँ अपनी लिमिट में रहो, हम अपनी लिमिट में हैं, आप अपनी लिमिट में रहो। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं? तो पार्टिसिपेंट इस पे मैं कोई ओपिनियन दे सकता हूँ? जी सुल्तान। लाइक इससे आई गेस नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ सकता है ना, लाइक जैसा इन्होंने कहा है कि देखिए सुल्तान, हम उनको लिमिट्स में रख सकते हैं, रखना पड़ता है, तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ सकता है कि वो और ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाए। तो वो बात है कि हमें यहाँ पर एक चीज अंडरस्टैंड करनी होती है कि हमने कोई भी इमोशंस को लेके चलना है ना, उसको हमें बैलेंस में जरूर करना होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कि हम ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं तो देन भी प्रॉब्लम है, अगर हम किसी के लिए ज्यादा सख्त हो जाते हैं तो वो भी हमारी प्रॉब्लम है। हाँ, अब आगे जाके इसमें मैंने बुकलेट में है एक असर्टिव ट्रेनिंग, जिसमें हम असर्टिवनेस की बात करते हैं, जिसमें हम अपनी बात किसी को एक अप्रोप्रिएट वे में कन्वे कर सकते हैं, जिसमें किसी की दिल आजारी भी ना हो। हाँ, हमें जी सर इसमें यह है कि हम इसका एक ही ऑप्शन है कि जब बंदा गुस्सा करे उस वक्त किसी को नहीं समझा सकते। कहते हैं जब थोड़ी देर बाद जाके आप उसको बात समझाओगे तो समझ आइए, उस वक्त समझाना चाहेंगे तो सिचुएशन और खराब होती है।
उस बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम उस टाइम पे कर रहे होते हैं तो सम टाइम कुछ लोग होते हैं कि उस टाइम पे आपकी बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली तौर पे जब देखा जाता है तो गुस्से में कोई बात आपकी समझने को तैयार नहीं होता है। सो बेसिकली हम यही बात कर रहे हैं कि कोई भी इमोशन है वो टू एक्सट्रीम पे आपके लिए मैं ये कहूँ हेल्पफुल नहीं हो सकता है। आप कहें कि एक्सट्रीम में गुस्सा हो जाए या एक एक्सट्रीम पे आप कहें कि बिल्कुल पोलाइट हो जाए, तो ये दोनों एक्सट्रीम हमारे लिए शायद फायदामंद ना होगी। हमें तो बैलेंस का रास्ता देखना है कि हमारे यहाँ पर वही बात है कि कुछ मिस होती है, हम बॉस हैं या हम कुछ एक बड़े लेवल पे हम गुस्सा करेंगे तो लोग काम करेंगे, गुस्सा करके ही लोगों से काम निकलवाया जा सकता है। या मोस्टली तौर पे हमारे यहाँ पे होता है गुस्से के हवाले से कि शायद लड़कियों को या फीमेल के अंदर गुस्सा ज्यादा पाया जाता है, या फॉर एग्जांपल जो है ज्यादा अगर बात करें मेल के अंदर ज्यादा गुस्सा पाया जाता है, सो मेल ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने कल्चर को सामने रखते हुए अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। अगर मैं फंक्शन के हवाले से बात करता हूँ ना गुस्से की, तो गुस्सा फंक्शन कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ हेल्प जरूर कर रहा हो अगर ये आप लोगों ने नोट करना है। मसलन कुछ को ये हो सकता है जैसे शुरू में किसी ने कहा था कि हमें काम करने को दे दिया जाता है वरना वो आके गुस्सा करेगा, तो मुझे वो काम करना पड़ता है कि वरना मेरा भाई या मेरे अब्बू वो गुस्सा करेंगे। सो किसी को गुस्सा इस तरह से फायदा दे रहा है कि उसका काम हो रहा है, किसी को गुस्सा इस तरह से फायदा हो रहा होता है कि वो दूसरों पे डोमिनेंट हो जाता है, किसी को गुस्सा इस तरह से हेल्प कर रहा होता है कि उसकी अपनी वीकनेसेस छुप जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी हम बात करते हैं कि सम टाइम मोस्टली लोगों की स्टीम लो होती है, सेल्फ स्टीम, ओवरऑल आप अपने आप को कैसे वर्थ दे रहे हैं। कहीं पे आप खुद को आपने निगलेक्ट फील किया होता है, कहीं पे आपको लगता है कि हमारी वर्थ लो है, हम किसी काबिल नहीं है, या हमारे अंदर वीकनेसेस बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि सेल्फ स्टीम जिन लोगों की लो होती है वो दो तरह से काम करती है। या तो एक सेंस में हम लोगों से एक्नॉलेजमेंट लेना शुरू कर देते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं चीजें, हमें ये भी दो, हमें ये भी दो, हमें ये भी दो। और फिर क्या होता है कि हम वो मांगने को ही समझते हैं कि हम पूरे हमें अप्रूवल मिलेगी, हम कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे लोगों से हमें इसकी जरूरत है। अदरवाइज मैं अपने आप को डिसअप्रूव, मैं अपने आप को एक्नॉलेज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे कभी फैमिली से भी उस तरह से अप्रूवल नहीं मिली है। सो लोगों के अप्रूवल, लोगों से एक्नॉलेजमेंट, लोगों से प्रेज लेना, ये हम मांगने की आदत बनाते हैं। दूसरे नंबर पे जब सेल्फ स्टीम लो होती है तो दूसरी तरह से हम ये करते हैं कि हम लोगों पे डोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, लोगों पे हावी होना शुरू हो जाते हैं। लोगों के साथ हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी कमियां छुपाएं ताकि लोग मेरी कमी के ऊपर बात ना कर सकें और मैं उन्हीं के इश्यूज में स्टक रखूं। तो हमें ये चीजें अंडरस्टैंड करनी होगी एज ए पार्टिसिपेंट्स भी, और जब आप क्लाइंट के साथ काम करें तो मोस्टली तौर पर ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं कि बैक एंड पर क्या इश्यूज हैं। एंगर सिर्फ हमें सामने सरफेस लेवल पे तो नजर आ रहा है, हमें थॉट्स भी नजर आ रही होंगी, बट उसके बैक एंड पे क्या इश्यूज हैं। नो डाउट एक फैमिली रूट तो हमें नजर आ रही है, फैमिली रूट की वजह से हमारा अपना बिलीफ सिस्टम कैसे बन गया हुआ है। समटाइम वही बात आती है कि हमें सिचुएशंस एंग्री नहीं बनाती हैं, हमें समटाइम उन सिचुएशन से मुतालिक इंटरप्रिटेशंस जो हम एनालिसिस करते हैं वो हमें एंग्री बनाती हैं। हमारा उसके बारे में बिलीफ, हमारी उसके बारे में अकीदा क्या है, हमारा उसके बारे में राय क्या है, वो राय भी बाजुकात हमें एंग्री बना देती है, हमें गुस्से की तरफ ले जाती है। सो मैं ये चीजें जरूर कहूंगा कि हम अपने आप का भी एनालिसिस इन पॉइंट्स से भी जरूर करें और क्लाइंट का भी फोकस जरूर रखें कि गुस्सा किसी क्लाइंट को किस तरह से फायदा दे रहा होगा। और फायदा यही हो सकता है कि काम हो जाता है। क्लाइंट को समटाइम नहीं पता होता, मोस्टली क्लाइंट्स को नहीं पता होता है गुस्से का फायदा। लोग कहते हैं गुस्से का फायदा कैसे हो सकता है या फंक्शन उसका कैसे, तो फिर जब क्लाइंट के साथ डिस्कस किया जाता है तो फिर उसे अंडरस्टैंड होता है कि यस वाकई में ये चीजें मुझे नहीं अंडरस्टैंड हो रही थी और मैं कहीं ना कहीं गुस्से के थ्रू ही अपनी चीजों को कम्युनिकेट कर रहा था। जैसे वो बच्चे की हम बात करते हैं तो बच्चा जब गुस्सा करता है तो वो चीजें उस तरह से मूव करती हैं। आगे हम बात करते हैं गुस्से की सिम्टम्स की तरफ। तो सिम्टम्स में भी आप लोगों ने जरूर कहूंगा कि आप लोगों ने ये लिखनी है, और जिसमें हमारी फिजिकल सिम्टम्स आ जाती हैं, जिसमें हार्ट बीट तेज हो जाना, जैसे अभी आ रहा था कि फेस का रेडिश हो जाना, जिस्म में ऐसे लगती है जैसे एक एनर्जी सी ताकत आ गई है, और आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो बहुत फॉर एग्जाम्पल तेज हम कहें काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये होता है। एंगर में हमारे साथ और भी इमोशंस हो सकते हैं,
मोस्टली हमारे साथ मसलन हम उसमें हर्ट की फीलिंग्स आ सकती हैं, उसमें डिसरिस्पेक्ट आ सकता है, उसमें निगलेक्ट की फीलिंग्स आ सकती हैं, गिल्ट आ सकता है। सो इमोशन सिर्फ एंगर नहीं हो सकता, उसके साथ एसोसिएटेड हमें अपने फीलिंग्स को भी नोट डाउन करना होगा। नेक्स्ट फिर हमारा बिहेवियर, कि हमारा बिहेवियर क्या होता है। हम जैसे कि मोस्टली ने कहा कि हमें जब गुस्सा आता है तो गुस्से में हम कमरे में चले जाते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, हम जगह छोड़ देते हैं। सो हर एक का कुछ ना कुछ इसमें अपने अपने रवैये शामिल हो सकते हैं। फिर उसके बाद सोच हमारी क्या होती है गुस्से में आने वाली, जैसे कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे ही बुरा भला क्यों कहा जाता है, या मेरी ही बातों को हमेशा डिनाई क्यों कर दिया जाता है। सो हमारी सोच उस टाइम पर ये आपको लिखनी होगी। उसके बाद एक फॉर्मूला आगे जो है कि गुस्सा करने के फायदे और नुकसानात, वो आपने जरूर लिखने और अपने क्लाइंट से भी जरूर करवाने कि उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। उसके दूसरा काम आपने अगर खुद भी करना है तो ये भी लिखें, अगर गुस्सा नहीं करती हूँ या करता हूं तो फिर उसके फायदे और नुकसान क्या हैं। ये दोनों बातें हमें अंडरस्टैंड करवाएंगी कि अगर गुस्सा करते हैं तो उसके नो डाउट हमें नजर आएंगे कि शायद फायदे कम है नुकसान ज्यादा है, और अगर नहीं करते हैं गुस्सा तो देन भी आप बैलेंस करके देखें चीजों में कि आपको उसके फायदे होते हैं कि नुकसान होते हैं। सो ये जरूर आप लोगों ने फिलअप करना है। उसके बाद सोच को हमने चेंज कैसे करना है, इसमें ऑलरेडी आप लोगों को मोस्टली आप साइकोलॉजी के हैं तो आपको पता होगा कि हम सोच, हमारी एहसासात और हमारे रवैये, इनका एक ट्राइएंगल बनता है कि जिस तरह की हमारी थिंकिंग होती है उस तरह से हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर आगे मूव ऑन कर रहे होते हैं। सो आगे अगर मैं इसके एक एग्जांपल लेके चलूं, आप लोगों से मैं पूछना भी चाहूंगा कि अब आ जाती है इंपॉर्टेंट एक बात, सोच की गलती। आप लोग मुझे क्विकली बताएं, आप में से कितनों को पता है कि सोच की गलतियां क्या होती हैं? जी पार्टिसिपेंट्स। सर जैसे कोई टेस्ट है और वो प्रिपेयर नहीं कर रहा, लेकिन उसने सोचा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाऊंगा और मार पड़ेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो वो सोच की गलती कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई बताना चाहता है? चले मैं आप लोगों के साथ आगे चलता हूँ। सोच की गलतियां बेसिकली हमारा एक कह रहे अनहेल्दी या इरेशनल एक सोचने का तरीकाकार है, जिसको हमने उर्दू में जैसे कि हमने कहा सोच की गलतियां हम उसको कहते हैं। समटाइम ये सोच की गलतियां हमारे एक्सपीरियंसेस की बेस पे बिल्डअप होती हैं। मसलन हमने बचपन में वक्त कैसा गुजारा, फिर स्कूल में, फिर हमारा एजुकेशन ओवरऑल टेन्योर में कैसा रहा, हमारे पीयर्स ने हम हमारे साथ उनका इंटरेक्शन किस तरह से रहा, और समटाइम हमारी लाइफ ने हमारे साथ क्या कुछ किया, उसकी बेसिस पे हमारी सोच जो है वो डेवलप होती है। मसलन कुछ लोग होते हैं कि एक सोच की गलती होती है ओवर जनरलाइजेशन, कि एक ही मंफी नतीजे को सब पे इम्प्लीमेंट कर देना। सो उसको हम ये होता है कि मसलन एक चीट करता है तो सारे चीटर होते हैं, एक बुरा करता है तो सारे ही बुरे होते हैं। इसी तरह टू एक्सट्रीम पे सोचना, ब्लैक एंड व्हाइट, कि जिंदगी या तो सफेद व्हाइट है, या जिंदगी हमारे साथ है, या जिंदगी बिल्कुल हमारे साथ नहीं है, ग्रे का रास्ता नहीं होता है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं, कैटेस्ट्रोफाइज करते हैं चीजों को। बात छोटी सी होती है मगर वो बात बहुत ज्यादा आगे निकल जाती है, बढ़ जाती है एक लिमिट से। इसी तरह शुड एंड मस्ट, जो मैंने जब पढ़ा था एंगर के अंदर, तो शुड एंड मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक सोच की गलती पाई जाती है, कि जिसमें हम कहते हैं कि उसे वक्त पर आना चाहिए था, उसे मेरे साथ वैसा ही रवैया रखना चाहिए था जैसा मैंने उसके साथ रखा था। एक्सपेक्टेशंस आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर उससे बात कर रही हूँ या उसके लिए वक्त निकाला है तो उसे भी मेरे लिए वक्त निकालना चाहिए था। या फॉर एग्जांपल जो है हम इसी तरीके से कि मेरे साथ उसको जो है बात सही तरीके से करनी चाहिए थी। तो शुड एंड मस्ट जो है वो बेसिकली एंगर के अंदर मोस्टली तौर पे हमें नजर आती है सोच की गलती। इसी तरह लेबलाइजेशन होती है। तो फॉर एग्जांपल जो है कि उसमें हम अपने आप को या दूसरों को लेबल्स दे देते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं वो बेवकूफ है, डम्ब है, डफर है, या बाज़ का हम खुद को कह देते हैं हम बुरे हैं। हम बुरे का लेबल दूसरों को भी दे देते हैं, खुद को भी देते हैं। इसी तरीके से सम टाइम हम होता है कि किसी की हम पॉजिटिव चीजों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, या बाज़ का अपनी ही
पॉजिटिव चीज़ों को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं कि ये तो सभी कर लेते हैं। मसलन अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल कोई अच्छी क्रिकेट खेल लेता है, कोई अच्छा खाना बना लेता है, तो ये सभी कर लेते हैं, इसमें हमारा कोई हम नहीं कर जो है ना, कोई खास काम नहीं है हमारे पास है। इसी तरह मनफी पहलू पे तवज्जो देना, फिर इमोशनल रीजनिंग होती है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स की बेसिस पे अपनी थॉट्स को जनरेट करते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ सोसाइटी में एक सबसे बड़ी सोच की गलती है, वो है अगर हम बात करें फौरन नतीजा निकाल लेना, दाल में कुछ काला है और हम फौरन कोई किसी न किसी फोन नहीं उठाया तो हमें लगता है कि जान के फोन नहीं उठाया, या फोन बंद है, वो शायद कोई रीजन होगा, बैटरी लो हो गई, बट हमें यह लगता है कि नहीं उसने फोन जानबूझकर बंद किया होगा। इसी तरीके से सम टाइम हम अपनी जात को कसूरवार ठहराने वाली सोच जिसमें हम पर्सनलाइज कर लेते हैं चीजों को। मसलन अगर कोई बच्चा गुस्सा करता है तो वालिदैन कहते हैं शायद हमारी परवरिश में कोई कमी थी जिसकी वजह से ये इस तरह के इसके रवैये हो गए हुए। तो ये वो सोच की गलतियां हैं, ये आप लोगों ने मैंने बुकलेट में लिखी हुई आइडेंटिफाई करनी है। और आइडेंटिफाई करने के बाद ऊपर एक कॉलम है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि आपने अपनी कोई भी सिचुएशन लिखनी है, उस सिचुएशन में आपने अपनी थॉट लिखनी है, उस थॉट में आपने अपने फीलिंग्स और बिहेवियर लिखना है। फीलिंग्स में जैसे मैंने कहा जरूरी नहीं गुस्सा ही हो, गुस्से के साथ साथ डिसरिस्पेक्ट हो सकता है, निगलेक्ट फील करना, रिजेक्टेड फील करना, ये भी आपकी फीलिंग्स आ सकती हैं। और फिर बिहेवियर आपका क्राइम था, आप आइसोलेट हो गए थे, आपने वो जगह छोड़ दी थी, जो भी है। उसके बाद आपने जो सोच लिखी होगी उसमें आपने देखना है, आपने अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी सोच की गलती कर रहे थे। मिस अलिशा काइंडली आप बुकलेट ओपन कर दें, उसमें है ये सोच की गलती आपने आइडेंटिफाई करनी है कि शुड एंड मस्ट तो नहीं था, और या फॉर एग्जांपल मैं ही कहीं पे बात को बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफाइज तो नहीं कर रही या कर रहा। तो आपने वो सोच की गलती को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपने उसके हक में, जिसको कहते हैं ना कि फॉर और अगेंस्ट, दोनों में आपने कोई ना कोई एविडेंस लिखना है। समटाइम हमारे पास एविडेंस होता है कि हाँ मुझे ये सोच है, उसने पहले भी ऐसा ही किया था इसलिए अब भी वो ऐसा ही कर रहा है। या फॉर एग्जांपल उसके दूसरे ये हो सकता है कि अगर उसने पहले ऐसा किया था तो मैं भी पहले करने के वजह हो सकता है कि उसको कोई काम हो, और आज भी अगर उसने किया है तो मैं भी शायद मैंने उसको चीजें ऑन टाइम बताई हैं तो इस वजह से ऐसा हुआ हो। तो आपने फॉर एंड अगेंस्ट दोनों के एविडेंसेस इकट्ठे करने और फिर कंक्लूजन निकालनी है। सो आपको आइडिया होगा कि सम टाइम जो हमने अपनी सोच के हक में भी सबूत दिया होता है ना, वो भी हमारी कहीं ना कहीं पे सोच की गलती होती है। सो ये काइंडली आप लोगों ने फिल अप करने, और अगर कहीं पे आपको कोई जरूरत महसूस हो किसी चीज के हवाले से, कोई अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो आप मिस अलिशा के थ्रू भी या डायरेक्टली भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। उसके बाद हमने सोच की गलतियां कर ली, हमने ट्रायंगल समझ लिया। अब उसके बाद थॉट स्टॉपिंग आ जाती है एक चीज कि हमने अपनी सोचों को रोकना कैसे, हमने सोचों को हमने फॉर एग्जांपल हम उसको कहें हमने बंद कैसे करना है। तो उसमें एक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ और आप लोगों ने बताना है कि आपने खुद पर कंट्रोल खोने से पहले क्या सोचा और क्या कहा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिनेरियो है, वो मैं सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोगों ने फिर मुझे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम उसको। फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूं कि आप जा रहे हैं कहीं पे और रास्ते में आपको एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसने किसी मौके पर आपकी बेइज्जती की थी और बुरा भला कहा था। उसको देखकर आपको वो वाकया पुराना जो है वो याद आ जाता है और आप गुस्से में आ जाते हैं और ना मिलने को दिल करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे, आपकी क्या थिंकिंग होगी? सो यही कि बात बहुत पुरानी है, छोड़ो अब कर लेते हैं, क्या गुस्सा करना है। ठीक है, और करेंगे फिर क्या, आपके बिहेवियर्स क्या होंगे या करेंगे क्या आप? जैसे नॉर्मल सबके साथ बिहेवियर होता है, अच्छे से। हाँ सर, लाइक ये आइडियल सिचुएशन भी आ जाती है कि आप उससे मिल लो के या हल्के से मुस्कुरा भी लोगे कि कुछ भी नहीं था हुआ, मगर मोस्टली सिचुएशंस में लोग ऐसे ही करेंगे कि या तो रास्ता बदल लेंगे या दिल के अंदर कुछ उसे बुरा भला कहेंगे जरूर अगर उसने गलत किया था। बिल्कुल ठीक है, मोस्टली ऐसे ही होता है ना कि आपको लगता है कि अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे और उसको पॉजिटिव वाइब्स की सूरत में आप उसको पॉजिटिव कुछ कहेंगे भी। ऐसा पॉसिबल होता है जी? उसको लाइक हाँ, अगर वैसे मैं पर्सनल
अपना ओपिनियन दूं, ये इंसान यही सोचता, पहले तो यही सोचता कि यार अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो मैं हैंडल कर लूंगा या मैं हैंडल कर लूंगी, मगर जब इंसान उस सिचुएशन में जाता है तो वो सिचुएशन 80% चेंज होती है जैसा आपने सोचा होता है, और वो डिफरेंट होती है। तो फिर आई गेस उस पे जो आप कंट्रोल करते हो तो वो आपको असल पता चलता है कि असल में होता क्या है। तो बाकी मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कभी अगर ऐसा होता है तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, बाकी ऐसे। ठीक है, और कोई पार्टिसिपेंट क्विकली मुझे कोई रिस्पांस देना चाहें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान दिखाई दे। शेयर करूंगी। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हूँ। मतलब अगर मुझसे तो कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं होती, कोई बदतमीजी करे या कोई उल्टी बात करे तो मैं या तो बोल देती हूँ, लेकिन अब टाइम के साथ मैंने ये सीखा है, आप किसी को बोलते हो आप खुद बुरे बन जाते हो, बेशक आप उसको समझा ही रहे हो। अब बेहतर यही होता है आप हट जाओ, उस जगह से हट जाओ, खामोश हो जाओ, आप उसको डील ही मत करो। अगर आपको लगता है कि वो ठीक ही नहीं हो सकता, आप उसको निकाल दो। और आपकी जिंदगी में ऑप्शंस होते हैं, ये हर चीज में ऑप्शन अगर होता है तो आपकी जिंदगी में भी ऑप्शन होता है कि आपने किस इंसान से कैसा ताल्लुक रखना है, कौन सा ऐसा इंसान है जो आपको खुशी दे रहा है, कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े रहते हो, गुस्सा आता है, चीजें ऐसी हैं, आप उनको अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है हीरा, और इसके अलावा? सर हम कभी कभी उससे सही बात कर लेंगे, कभी कभी नहीं भी करते। मतलब ये नहीं कि हमेशा ही उस बंदे से मिलेंगे तो ठीक तरह से बात करेंगे। जी 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 जी, डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और अगर कुछ लोग होते हैं वो मतलब आपके साथ ठीक तरह बात कर लें, लेकिन वो शायद मुनाफिक भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, जी जी पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये सर आवाज जी जी, अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। हाँ जी। अब यहाँ पर एक चीज पार्टिसिपेंट्स आपको अंडरस्टैंड करनी होगी कि ये इस तरह की सिचुएशन हमारे साथ भी होता है कि कोई हमारे साथ बदतमीजी कर गया है, एक पुरानी बात हो गई, वो हमारे सामने आ जाता है, तो मोस्टली तौर पे हमें यही होगा कि हमारा माइंड कहेगा कि इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी और तुम लिहाजा रास्ता बदल लो या तुम इसकी तरफ देखो ही ना। ठीक है ना, मोस्टली हमारे साथ केसेस में यही होता है। अब यहाँ पर हमें एक काम ये करना होगा और हमें सीखना होगा कि बेसिकली जब तक हम अपने सिचुएशंस की रिकॉर्डिंग्स को ठीक नहीं करते ना उसी टाइम पे, तो देन हम दूसरे लोगों से मिलते वक्त जो हम चाहते हैं कि मिलें वो नहीं मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ कोई बुरा भला कह गया था, आपने सुन लिया, आपने भी जवाब दे दिया या आपने भी उसके साथ उतना ही पार्टिसिपेट किया या आप चुप रह गए, लेकिन उस सिचुएशन के बाद आपने चीजों को जो आपके माइंड में रिकॉर्ड होगी उनको ठीक नहीं किया, तो देन फिर आप जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपको वो इंसान का वो रवैया बार बार याद आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने खुद भी अंडरस्टैंड की कि आप कभी फकीर होता है, आप उसको 100 रुपीज देते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कभी याद आता है कि आपने 100 रुपया दिया था किसी फकीर को? नो सर। अगर वही 100 रुपया मैं आप लोगों से पूछूं, आप अपने किसी दोस्त को दे दें, करीबी को, और वो आपको रिटर्न ना करे विद इन वीक फॉर एग्जांपल, तो याद आएगा? ऑब्वियसली, क्योंकि हमने उससे तो बार बार मिलना है ना, और हमने मिलना भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करनी कि जिस फकीर को हम 100 रुपया दे रहे होते हैं ना, हम उसको साथ ही माफ कर देते हैं। किसके नाम पे? अल्लाह के नाम पे। शायद हम 1000 भी दे दें, बेशक वो हमें दोबारा मिलता है या नहीं मिलता, और हमारी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती हैं कि हमें इन रिटर्न ये बाद में कुछ देगा ही। ठीक है, ये मोस्टली का होगा कि वो दुआएं दे देगा। हाँ, अब अगर हम बात करते हैं कि लोगों के हवाले से, तो अगर वही आप 1000 रुपीज या 100 रुपीज किसी अपने बेस्ट फ्रेंड को देते हैं ना, सो हम उसके साथ एक्सपेक्टेशन एक तो सेट कर लेते हैं कि ये हमें वापस देगा, फॉर एग्जाम्पल। दूसरे नंबर पे ये कि हम माफ नहीं करते हैं।
सो माफी की आदत हमारे अंदर खत्म हो चुकी हुई है कि हम चीजों को, हम एक सिंपल से एक एग्जांपल है कि फकीर को हम बड़े आराम से 100 रुपया दे देते थे, लेकिन अगर किसी इंसान को वही 100 रुपया दिया हो और उसको हमने अल्लाह के लिए माफ ना किया हो तो फिर हमें वो याद आता रहता है, और जब जब वो सामने आएगा तो हमें याद आएगा कि इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए थे। लेकिन अगर कभी वो फकीर सामने आ जाएगा तो शायद हमें याद भी नहीं होगा। सो मोस्टली हमारा इशू ये है पार्टिसिपेंट्स के हम जिंदगी में माफ करने की आदत हमारी खत्म हो चुकी हुई है, एक चीज। दूसरी चीज, तवक्कुआत बहुत ज्यादा बढ़ा ली हुई है हमने लोगों के साथ। हमें लगता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना लोगों से, लोग भी हमारे साथ इन रिटर्न वही करेंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपकी चॉइस है, आपने जिंदगी में बर्डन नहीं लेना। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करें, आप लोगों के गुस्से को बर्दाश्त करें, या आप आज एंगर मैनेजमेंट की वर्कशॉप में आए तो आप उसको मैनेज करें। पर्पस ये है कि आप अपने आप को, अगर अपने इमोशंस को आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम जिंदगी हमारी प्रॉब्लम में आ रही है, तो क्यों ना हम अपने आप को चेंज करने के लिए कुछ टाइम निकालें, वो चॉइसेस हम लें जो हमें बाद में डिस्टर्ब भी ना करें, वो बर्डन भी हम जिंदगी से निकाल दें जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है। नेकी भी वही होता है ना कि हम कोई नेकी एक कर रहे होते हैं तो वो नेकी भी बाज़-औक़ात हमारे लिए प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है। तो मैं ये जरूर कहूंगा आप लोगों से, और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग जिंदगी में एक तो माफ करने की आदत डालें, साथ साथ कोशिश करें कि जहां जहां पे गुस्सा आया है ना, वहां पे बेशक उस टाइम पे नहीं, मगर बाद में सिट डाउन होकर, रिलैक्स होकर हम अपनी सोचें लिखें कि मुझे उस गुस्से में सोच क्या आई थी, मेरी फीलिंग्स, मुझे उस टाइम पे क्या फील हो रही थी, मेरा बिहेवियर क्या था, और मेरी उसमें सोच की गलती क्या नजर आ रही थी मुझे। देन आप उस टाइम पे जब रिकॉर्डिंग को ठीक कर लेंगे ना, और ये मैंने जिंदगी में खुद भी अप्लाई किया है कि जब मुझे गुस्सा आता है और मैं चीजों को खुद सेटल डाउन करता हूँ ना, और रिवाइज करता हूँ, रिकॉर्डिंग्स को ठीक करता हूँ, तो फिर मुझे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बेशक वो दोबारा करें या हमारे साथ उस तरह का मिसबिहेव करें या ना करें, मगर चॉइस इज योर्स। सो जिंदगी में हम हमेशा खुश नहीं रह सकते, ना ही हमें कोई ऐसे लोग जिंदगी में मिल सकते हैं जो हमेशा हमें खुश रखें, बट हमारा माइंड हमें यही कहता है ना कि हमें तो लोग ऐसे चाहिए जो हमें खुश रखें, हमें जिंदगी में तकलीफ ना दें, पेन ना दें। मगर ये मैं कहूंगा कि जो इंसान पेन से गुजरता है और अगर कभी जिंदगी में आ जाती है, वो पेन उसको पॉलिश करने के लिए आती है, वो पेन उसको कुछ सिखाने के लिए आती है, और अगर हम फिर, उसका मकसद ये होता है कि हम जिंदगी में उससे कुछ सीखें। सो होप का मतलब मैंने हम जो पढ़ा था एक जगह पे बुक पे, उन्होंने था कि होल्ड्स ऑन पेन एंड्स। सो इसलिए जरूर मैं ये कहूंगा कि अपने आप को जिंदगी में टाइम देने की आदत जरूर डालें, और फॉरगिव करने की, माफ करने की। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि जब जब सिचुएशनल आपको एंगर आता है तो उस टाइम पे आप अपने एंगर की रिकॉर्डिंग्स को ठीक करें। आप वो दोनों वेज निकालें। अभी हमने ऊपर बात कर रहे थे ना पॉजिटिव वेज की, क्वेश्चंस के अंदर था, और आप सबने कहा था कि यस हो सकता है, तो ये उसी वक्त हो सकता है कि जब ये सिचुएशन हुई और उसके बाद हमने बैठकर अपनी रिकॉर्डिंग को ठीक किया। अगर आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव थिंकिंग जब आप उस पर्सन से मिलेंगे 1 महीने बाद जिसने आपके साथ बेइज्जती की थी, बदतमीजी की थी, और तब आप अपने आप को पॉजिटिवली करेंगे, तो माजरत के साथ मोस्टली तौर पे हमारे लिए मुश्किल होता है उस टाइम पे अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देना, या फिर अपने आप को फील पॉजिटिव करवाना कि हम उस बंदे से अच्छे तरीके से मिल सकें। लेकिन अगर यही काम आप जिंदगी में साथ साथ करते रहें तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। सो मैं ये जरूर कहूंगा कि अपनी जिंदगी में सोच की गलतियों को जरूर आइडेंटिफाई करें कि हमने भी कहीं लोगों के बारे में कंक्लूजन्स तो नहीं बना लिए, हमें एक्सपेक्टेशंस कम रखने की जरूरत है कि नहीं है। अगर हम खुद जिंदगी में नहीं रखते हैं तो फिर हम क्लाइंट को कैसे सिखाएंगे, हम क्लाइंट को कैसे बताएंगे कि वो अपनी जिंदगी में एक्सपेक्टेशंस कैसे कम करे। सो हमें जी सुल्तान सर, ऐसी सिचुएशन में लाइक मैं अपने आप को जब समझाता हूँ ना, तो मैंने ये समझाया था उसको कि कभी भी आप जब नेकी किसी से करते हो ना, तो कोई भी नेकी आपकी इतनी छोटी नहीं है कि आप अगले बंदे से सिला एक्सपेक्ट करो, और कोई भी आई गेस इतनी नेकी हमारी बड़ी नहीं है कि हम पूरी जिंदगी उस पे गुमान रखते रहे कि हमने उस बंदे से नेकी की। हमें हमेशा सिला जो है ना वो अल्लाह ताला की जात से एक्सपेक्ट करना चाहिए, किसी भी नेकी का। तो इस तरह से बिल्कुल सुल्तान, आप सुल्तान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बिल्कुल चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी होगी। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमने अगर चाहते ना हमारे क्लाइंट के साथ
उसके बिहेवियर्स में इफेक्टिवनेस आए तो पहले हमें वो चीज़ें खुद अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी है। और मेरी भी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें मैंने खुद ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की हैं ना, और मैं जब क्लाइंट को बताता हूँ तो फिर उसकी इफेक्टिवनेस हमें नज़र आती है। अगर हम कहें कि माफ़ कर दें और खुद हमने भी दिल के अंदर पुरानी पता नहीं कितने 5 साल पुरानी 10 साल पुरानी बातें रखी होती हैं और हमने खुद माफ़ नहीं किया होता, तो फिर चीज़ें हम दूसरों को कैसे ये बता सकते हैं या वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जो हम करते हैं। जी जी जी। ये हम पे भी तो डिपेंड करता है। जैसे अगर एक बंदा यूनिवर्सिटी हो या जॉब करता हो, वहाँ पे वो अगर उसके बॉस उसको डांटे या कुछ कहे, वो कंट्रोल करेगा क्योंकि उसको पता है अगर मैं गुस्सा करूंगा तो खराबी होगी। जैसे ही वो घर जाएगा या अपने से छोटे लेवल पे देखेगा, वो वहाँ पे गुस्सा निकालेगा क्योंकि उसे पता है यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल यही बात है सर, इसलिए मैंने कहा कि जब वो सिचुएशन आपके बॉस ने आपकी डांट दिया आपको फॉर एग्जांपल, तो हमने उसी टाइम पर आकर हम अपने आप को अटेंड करें। अटेंड करने का मकसद ये होता है कि हम बैठ के फिर सोच लिखें कि मुझे अब क्या सोच आ रही है, मेरी क्या फीलिंग्स है, मुझे डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है, मुझे रिजेक्शन फील हो रही है, मुझे निग्लेक्शन फील हो रही है, मुझे इंसल्ट फील हो रही है। तो फिर उसके बाद के हाँ ये चीज़ें मेरे अंदर हैं, और उस टाइम पे हमें फिर पॉजिटिव अल्टरनेट सोच भी तो निकालनी है ना। और हम जिंदगी में यही एक मेन इशू है जिसपे हम जब काम नहीं करते हैं तो हमारा गुस्सा डिस्प्लेस होना शुरू हो जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। और मोस्टली के लाइफ में यही इशू होता है कि हम आए, गुस्सा हुआ और हमने वो बात सुनी और घर जाके हमने अपने से कमजोर के ऊपर निकाल दिया। सो कमजोर पे निकालने से बेहतर नहीं है कि हम चीजों को खुद को अटेंड करें। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, गैबरमेट की उनकी बुक है, वो बेसिकली उन्होंने पेरेंटिंग के ऊपर भी बात की हुई है। तो वो पेरेंटिंग के अंदर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि हम बच्चों को टाइम आउट दे देते हैं गुस्से में कि तुम जो है ना पीछे हट जाओ, और थोड़ा सा उसको अलहदा कर देते हैं, जबकि वो कहता है कि बच्चे को ऐसी सूरत हाल में अटेंड करने की जरूरत है। बिकॉज ऑफ जब आप उसको अटेंड करते हैं तो उससे पता चलता है कि उसकी वो फीलिंग्स जो हैं वो कुछ टाइम के लिए हैं और वो उसके बाद खत्म हो जाएंगी। यानी यहाँ पर बेसिकली इमोशनल रेगुलेशन का एलिमेंट आ जाता है, और इमोशनल रेगुलेशन जो है वो हमारी बचपन से ही डेवलप हो रही होती है, बिल्डअप हो रही होती है। जैसे कि नॉर्मली हम कहते हैं, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जिनको आप जब आप खामोश करवाते हैं, चुप करवाते हैं तो वो जल्दी हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो टाइम लेते हैं, इतना रोते हैं। तो बेसिकली हमारी जो इमोशनल रेगुलेशन की जो समझ ले बेस है ना, वो बचपन से बन रही होती है। सो वो उन्होंने कहा कि आप अगर बच्चा गुस्सा करता है तो उसको टाइम आउट देने के बजाय इसका आप मैसेज दे रहे हैं कि जो बच्चे गुस्सा करते हैं वो उनको प्यार नहीं किया जाता। तो हम उसको मैसेज, वो बच्चा ये परसीव कर रहा है आपसे, लेकिन उस टाइम पे वो कहते हैं हम बच्चे को अटेंड करें, उसको रिलैक्स करें, ताकि उसको ये चीज अंडरस्टैंड हो कि ये भी एक फीलिंग्स हैं और ये 2-3 मिनट्स के लिए रहती हैं, उसके बाद ये वॉश आउट हो जाती हैं। और एक चीज वो ये भी बहुत अच्छी उन्होंने कहा कि आप बच्चे को अगर कुछ दे सकते हैं तो वो उसकी खुशी है। सो हमें यही बात है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो हम ये पेरेंटिंग के ऊपर, हम इन चीज़ों के ऊपर, हमने प्रिवेंशन के ऊपर काम करना है। एंगर तो जिंदगी में बाज लोगों के ऐड हो चुका होता है, मगर आने वाली नस्लों के लिए अगर हमने कुछ बेहतरी के लिए काम करना है तो हम इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर काम करें। हम पेरेंट्स को ट्रेन करें कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चीज़ें जो हमें करनी होंगी। सो आगे में क्विकली मिस अलिशबा आगे कीजिएगा, इसलिए ऊपर आपको वो बॉक्स भी दिया है सोच के हवाले से। उसके बाद रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आ जाती है, वो आप लोगों को आइडिया है, और उस रिलैक्सेशन को मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है, और आप अपने वो क्लाइंट के साथ भी करना चाहें, खुद भी हम वो रिलैक्सेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रिलैक्सेशन ज़रूरी नहीं है कि जब हम गुस्से में हैं तो तब ही करनी है। रिलैक्सेशन के जो है, हम गुस्से के अलावा अदर सिचुएशन जहाँ पे गुस्सा नहीं भी आ रहा मसलन, हम वहाँ पे भी करना, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूर सीखें। इससे ये होता है कि जब हम लो चैलेंजिंग सिचुएशन में रिलैक्सेशन फॉर एग्जांपल कर रहे हैं तो हाई चैलेंजिंग सिचुएशन जब हमें फेस करना पड़ेगी तो हमें रिलैक्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं आएगी, हमें ज़्यादा बैरियर्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। सो हमने इसको कोशिश तब करनी है कि ज़रूरी हमने नहीं है कि हमने सिर्फ एंगर की सिचुएशन पे ही अपने आप को रिलैक्स करवाना है। हम लो चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर भी रिलैक्सेशन को कर सकते हैं। वो आप अपने आप को जब भी आपको टाइम मिलता है, सोने से पहले या फॉर एग्जांपल कहीं पे आपको फ्री टाइम है। जी जी तो कभी कभी हम एक एंगर की वजह से हम दूसरे इमोशंस में चले जाते हैं। जैसे हम कभी कभी एंगर की वजह से डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, स्ट्रेस में। कभी कभी वो शॉर्ट टाइम होते हैं लेकिन कभी कभी वो लंबा होता है प्रोसीजर। तो फिर उससे कैसे बंदा निकलता है? उससे निकलने के लिए फिर ये होता है कि हम बैठकर हम अपनी सोचें
लिखें, हम अपनी फीलिंग्स लिखें कि हमें क्या फील हो रहा है, हम सोच क्या रहे हैं, हमारी थिंकिंग क्या चल रही है इस वक्त, और फिर उसके बाद वो सोच की गलतियां आइडेंटिफाई करें। ये सोच की गलतियां इतना बड़ा एक हम कह लें कि एक मेन कॉज है जिसकी वजह से हम डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हैं। हम गुस्से की वजह से हम अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं, हम बुरे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, और उसी वजह से या दूसरों को मैं गुस्सा करता हूँ या करती हूँ, दूसरे मेरी वजह से तंग होंगे, माइंड रीडिंग आ जाती है, घर में बैठे बैठे दूसरों का दिमाग पढ़ लेना, कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेना कि बस एक ये हो गया तो आगे बस मेरे साथ तो मैं जो है ना चीजें शायद बेहतर होएंगी नहीं मेरे साथ। तो ये वो बातें हैं कि आपने ये अब मजीद उससे आगे जाने के लिए आप उसी टाइम पर अपनी सोच जर्नलिंग, उसको हम अपनी जबान में अगर कॉग्निटिव थेरेपी में करें तो जर्नलिंग कहा जाता है, जिसमें आप अपनी सोच और अपने एहसासात की डायरी लिखते हैं। और फिर भी अगर हम उससे कोप अप ना कर पा रहे हों, हमें चीजें ना समझ आ रही हों, तो उसके बाद हम किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। सोचें लिखने का मकसद, एहसासात लिखने का मकसद ये होता है कि आपकी चीजें जो आपके माइंड में होती हैं वो आपके नजरों के सामने आ जाती हैं। सो फिर आपको उस पर काम करना आसान हो जाता है, उसमें आपको ऑल्टरनेट निकालना आपको समझ आ जाता है कि मैंने कौन कौन से इसके ऑल्टरनेट हो सकते हैं जो मैंने इस वक्त बनाए हुए हैं। सोच की गलतियां क्या मैं वाकई में जी सर एक क्वेश्चन पूछना था मैंने लास्ट। जी कहते हैं कि इस्लाम में भी ये है कि जब गुस्सा है बैठे हो तो लेट जाओ, लेटे हो तो बैठ जाओ, पानी पियो, क्योंकि ये शैतान की तरफ से होता है। अगर हम वैसे भी करें, नमाज भी पढ़ें, मतलब अगर हमने कोई चीज पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह ताला का कोई जिक्र, वो सही होता है, लेकिन एकदम से फिर हम दोबारा एकदम गुस्सा कर देते हैं। क्या हमारा ईमान कमजोर है? इसमें क्या होता है? इसमें यही वजह होती है कि ईमान कमजोर नहीं होता है। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि ये शायद हमें उस टाइम पे रिलीजन तो ये हमें बताता है कि आपने काम करना है, मगर रिलीजन शायद ये कहीं पे हमें डाइवर्जन होती है, वक्ती तौर पे हमें रिलीफ मिल रहा होता है, नमाज पढ़ लेना, कुरान खोल लेना, हम पढ़ लेते हैं उसको, ये शायद वक्ती एक डाइवर्जन होती है हमारी कि हम अपने आप को वो गुस्से से या उस सिचुएशन से कहीं पे कंपनसेट कर रहे होते हैं। अगर आपने इस चीजों से निकलना है और बाहर निकलना, उसके लिए आपको अपनी सोचें भी लिखनी होंगी, आपको अपनी फीलिंग्स भी लिखनी होंगी, और आपको वो सिचुएशंस भी लिखनी होंगी। सम टाइम हम कमरे में अकेले होते हैं, हमें घबराहट फील होना शुरू हो जाती है, हमारी फीलिंग्स चेंज होती हैं, तो सम टाइम वो फीलिंग्स जो है वो हमें ये जहन में सोच ले आती हैं कि हम खतरे में हैं, हमें कुछ हो रहा है, हमारी तबीयत खराब हो रही है, जिसको हम सोच की गलती अगर अपनी जबान में तो इमोशनल रीजनिंग होती है। सो हमें सिचुएशंस भी आइडेंटिफाई करनी है। बाज़ वक़्त हम अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं, आइसोलेशन फीलिंग्स आ रही होती हैं, और उसके बाद फिर हमारे माइंड में थॉट आती है कि मैं शायद पत्नी अकेली रहूंगी, मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता है, मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई समझता नहीं है। सो ये वो फैक्टर्स, थॉट्स आपके माइंड में ट्रिगर होना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद फिर बिहेवियर भी हमारा यही होता है कि फिर हम अकेला रहना ही पसंद बेहतर समझते हैं। हम फिर यही कहीं पे मजहब कोई बस एक अपना वो एक समझ लें हीलिंग प्रोसेस हमने बना लिया होता है, बट कहीं पे हमें ये भी तो अंडरस्टैंड करना है ना कि कुछ चीजें कम्युनिकेशन से हल हो सकती हैं, कुछ चीजें आपके अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करने से हो सकती हैं। कहीं पे हम बहुत ज्यादा अगर कोई हमारा स्केड्यूल, हमारा कोई रूटीन नहीं है, वो हमारी जिंदगी में ऐड करने से चीजें हो सकती हैं। तो हमें रिलीजन का ये पर्सपेक्टिव भी देखना होगा, तो हम कहीं पे एक ही पर्सपेक्टिव पे स्टक रहते हैं। जी, इसका मतलब लाइक वो टाइम बेसिकली टाइम निकाल रही हुआ ना, yes. आप टाइम निकाल के आप सोच रहे हो, लाइक उस सिचुएशन से आपने निकलना है बेसिकली। आई गेस वही जो आप बता रहे हैं कि उस तरह से हम लोग टोटली खत्म कर सकते हैं। और अगर इस्लाम के पर्सपेक्टिव है तो वो आई गेस इस वजह से है कि कुछ गलत ना करने हम गुस्से से। बिल्कुल तो बिल्कुल उस वक्त उस टाइम हम लोग अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल लें। बिल्कुल। और दूसरा ये कि हम बिल्कुल ऐसे सुल्तान, और चीजें हमें इसलिए अंडरस्टैंड करनी होंगी साथ साथ। और उसके बाद हम क्विकली आगे चलें, असर्टिव ट्रेनिंग की बात आ जाती, जो कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे कि समटाइम ये होता है कि गुस्सा 3 तरीके से काम करता है। हमारा कम्युनिकेशन का स्टाइल जो है, एक होता है इंटरनलाइज करना, बातों को अंदर ही अंदर रखना। दूसरा हमारा जो एक दूसरा एक्सट्रीम वे वो है अग्रेसिव, कि हम भड़ास निकाल देते हैं, हम आउटबर्स्ट होते हैं, हम बोल के कुछ चीख के चिल्लाकर अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन उसके एक मिडल वे में एक रास्ता वो बताते हैं, वो कहते हैं असर्टिव ट्रेनिंग का, असर्टिवनेस, कि हम जो बात, असर्टिव का मतलब ये नहीं है कि हम बात सिर्फ जबान से कहें और बस वो उतनी ही हो। असर्टिवनेस का मतलब ये है कि जो बात हम जबान से कह रहे हैं या जो हमारे दिल में है वो दोनों मैच कर रही हो।
सम टाइम हमारी असर्टिव ये नहीं होती कि अंदर से दिल घबरा रहा है कि हमको ये बात कैसे रिफ्यूज करें, कैसे कि हम किसी के बॉस का फॉर एग्जांपल जो है हमें किसी बॉस ने हमें कह दिया, डांट दिया है, तो हमें ये लगता है कि शायद हम ये बात बॉस को इस तरह से जवाब देंगे तो मे बी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए। तो हम अंदर से घबरा भी रहे होते हैं और दूसरा हम चाह भी रहे होते हैं कि हम किसी को रिस्पॉन्स करें, मगर हम कह नहीं पाते, या कहते हैं हमारी जो वॉइस टोन है वो बड़ी मध्यम होती है, तो वो हमारे लिए इफेक्टिव नहीं रहती है। इसलिए कोशिश ये करें कि असर्टिव ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम अपने अंदर जो बात है वही हमारे लबों पर भी हो, और इसके लिए हम रोल प्ले कर सकते हैं। वो फॉर एग्जांपल हम अपने किसी सिबलिंग को ले लें, फॉर एग्जांपल हमें किसी से इशू आ रहा है तो हम उसको कहें कि आप वो बनो और अब मैं वो फॉर एग्जांपल वो वाला रोल अपनाती हूँ, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे। और सम टाइम हम अकेले बैठकर इन चीज़ों को डिस्कस और हाईलाइट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से क्विकली एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में गुस्सा सप्रेस करना बेहतर है कि एक्सप्रेस करना बेहतर है? सर छुपाना बेहतर है। ठीक है, वो किस तरह से? सर अगर कोई अगला बंदा बात करे और आगे से आप फट पड़ते हो और उसकी भी इंसल्ट करते हो तो मामला ज्यादा मजीद खराब होते हैं, चाहे वो जॉब का मामला है चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप का मामला है, आपके अपने ही रिलेशनशिप खराब होते हैं। अगर आप रिलेशनशिप बचाने के लिए चुप होते हो तो बेहतर नहीं है। तो कभी ये भी नहीं होता कि फिर एक टाइम पे बॉटल अप भी हो जाती हैं चीजें, फिर हम एक दफा भी फटते हैं? हो जाती हैं, पर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। फिर जहाँ पे मतलब बोलना पड़ता है फिर वहां पे बोलने तो फिर ज्यादा बेहतर रहता है, पर ज्यादा तो नहीं होती है, खामोश रहना चाहिए। ठीक है, अगला हर्ट ना हो। ठीक है, अपनी आवाज एक्सप्रेस भी करें। ठीक है सर, उस गुस्से को किसी और तरह से एक्सप्रेस कर लिया जाए, यानी कि उसको समझा लिया जाए, या अगर वो आई गेस वो अगले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो अंडरस्टैंड करने वाला है कि नहीं है, और अगर वो अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है तो फिर उसको आई गेस उस टाइम के लिए छुपा लेना चाहिए और फिर बाद में उस बात को कन्वे कर दिया जाए या जिस बात से आप एंग्री हैं। ठीक है, ठीक है। पर सर सप्रेस करने से ज्यादा फील होता है, सप्रेस करने से ज्यादा फील होता है कि उस टाइम पे मना कर देती है, अब मुझे ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन एक्सप्रेस करना भी नहीं आ रहा होता कि कैसे किसी को मना किया जाए। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ एक बार क्विकली चीजें डिस्कस करूं कि बेसिकली अब देखें एंगर पे हमने इतनी बात की है, एंगर पे अब हमें अपने रीजन भी आइडेंटिफाई करने हैं। पहले नंबर पे कि अगर कम्युनिकेशन गैप का इशू है तो फिर कम्युनिकेशन के लिए हमें असर्टिव ट्रेनिंग लेकर आनी होगी। कहीं कोई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारी बातचीत करने से रिजॉल्व हो सकती हैं, कहीं पे हम अगर बात अच्छे तरीके से कन्वे कर देते हैं जिसमें किसी को बुरा नहीं लगता तो हम वहां पे बोलें। दूसरे नंबर पे ये चीज जरूर कहूंगा कि दो एक्सट्रीम पे हमें नहीं रहना, जो मैंने शुरू में कहा था कि ना हमें ज्यादा पोलाइट बनना है और ना हमें ज्यादा अपने अंदर एग्रेसिवनेस लेकर आनी है। हमें कोशिश करनी है कि हम अपने इमोशंस को बैलेंस वे में लेके चलें और जो है ना किसी के लिए इतना ज्यादा अवेलेबल भी ना हो और ज्यादा किसी के लिए इतना एग्रेसिव भी ना हो कि लोग हमसे भागें। कहीं पे ये होता है कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप होती है कि हमें नो कहना नहीं आता लोगों को, तो हमें लगता है कि मे भी जो है ना वो मेरे लिए गुस्से का है कि लोग मुझ पे काम का बोझ ज्यादा डाल देते हैं। हम ये नहीं समझते कि लोग हम पे बोझ नहीं डालते, हम लोगों को नो कहना नहीं हमें आता। सो ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो चीजें जब आप बैठ के खुद करते हैं तो होती हैं। मैं एक इसमें ये बात कहूँ कि एंगर को मेरे ख्याल में जो ज्यादा मैंने चीजों को देखा है, एंगर को अगर आप सप्रेस करते हैं ना वो ज्यादा बेटर होता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल जब आप एक्सप्रेस करते हैं एंगर तो आपने एक बात कही, दो बातें की, तीन बातें की, आपने बोल दिया। अब आपके ख्याल में जो दूसरे एंड पे पर्सन खड़ा है वो आपके साथ पोलाइट वे में बात करेगा? नहीं हो सकता। उधर से भी 3-4 बातें आपको सुनने को मिलेंगी और इधर से फिर आपने जो 4 की थी वो 8 होंगी, उधर से फिर बातें बढ़ेंगी। तो क्या होगा कि हमारा वो जो गुस्सा है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और फिर उसके बाद वो चीजें कन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाएंगी। सप्रेस करने से ये होता है कि सप्रेस करने से हमारे अपने माइंड के अंदर ही बातें सोचें 1, 2, 3, 4 तक आके रुक जाएंगी। पहली दफा पे मसलन 5 सोचों पे आके आपका दिमाग रुक गया, आपने दबाया एक गुस्से को, उसके बाद आपने अब क्या किया कि आपने उस गुस्से को ठीक करने के लिए काम किया,
बेहतर होना शुरू हो गया। सप्रेस करने के बाद आपने लिखा, आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, वही बात है, रिकॉर्डिंग को ठीक किया, आप रिलैक्स हो गए। उसके बाद दोबारा गुस्सा आया, आपने सप्रेस किया, फिर उतना ही। जैसे कि टेम्परेचर की हम बात करते हैं, कभी आप थर्मामीटर पे बुखार आपने चेक किया हो तो उसकी एक लिमिट होती है कि मैक्सिमम बुखार 104 105 पे जाता है, और उसके बाद आप क्या करते हैं बुखार को नीचे लाने के लिए? पट्टियां करते हैं, मेडिकेशन लेते हैं, और फिर क्या होता है वो ग्रेजुअली बुखार 105 से 104, फिर 103, 102, 101 और 100 पे आना शुरू हो जाता है। सो उसके बाद आपकी तबीयत जो है वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाती है। सप्रेस एंगर आप तब आपको हेल्पफुल होता है कि जहां पर आप अपने एंगर को सप्रेस करने के साथ साथ अपने आप को टाइम भी दे रहे हैं, अपने आप के लिए वो पट्टियां भी कर रहे हैं, वो मेडिकेशन भी ले रहे हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम एंगर सप्रेस की हमारे लिए सोसाइटी में इसलिए ज्यादा ये समझा जाता है कि बुरी है कि बिकॉज ऑफ कि हम एंगर को सप्रेस तो करते हैं मगर उसको प्रॉपर वे में उसको डील नहीं करते हैं, और जब डील नहीं करते हैं तो वही एंगर सप्रेस एक टाइम पर आकर बॉटल हो जाता है और फिर हम एक दफा में आके फटते हैं। सो ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी होगी कि कुछ चीजें अगर हमें देखनी होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने एंगर पे जब तक आप बैठेंगे नहीं, आप टाइम नहीं देंगे और फाइंड आउट नहीं करेंगे कि रीजंस क्या हैं, फिर ही मैं कहूंगा कि हम लोगों को ब्लेम दे के, सिचुएशंस को ब्लेम दे के नहीं निकल सकते हैं। सम टाइम आपका उसके बारे में इंटरप्रिटेशन, आपके बिलीफ वो बड़े मैटर करते हैं। सो एंगर सप्रेस करना ज्यादा बेटर है क्योंकि उसमें आप अपने आप को ही 3-4 सोचों पे जाके रोक देते हैं। उसके बाद में भी हम रिलैक्सेशन कर लें, उसके बाद में भी हम अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपने बिहेवियर्स को लिखना शुरू कर दें और उसमें सोच की गलतियां आइडेंटिफाई करें और रिकॉर्डिंग को ठीक करें। मसला हम इन फाइनल को हम मुआफ कर देते हैं, चीजों को हम वॉश आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर दोबारा चीजें होती हैं तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि अगर एक ही पर्सन के साथ हमें इश्यूज आ रहे हैं, बार बार हम उसको माफ भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी ठीक जा रही है, क्या यहाँ पर मैं उसके गुस्से को या उसकी बातों को सप्रेस करी जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ। यही बात अगर मैं उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर दूं, क्योंकि समटाइम ये होता है चीजें दूसरे को नहीं मालूम होता कि आपके जहन में क्या चल रहा है, लेकिन हमें पता होता है क्योंकि हम बाज़-औक़ात अपनी जिंदगी में नजूमी बन जाते हैं, पामिस्ट बन जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं कि नहीं उसे तो पता ही होगा, उसे तो समझ आ रही होगी सारी चीजों की, या उसे तो समझना चाहिए, या स्टूडेंट मस्ट आ जाते। बहुत सारी डिस्टॉर्शंस हैं जो एट अ टाइम हमारी चल रही होती हैं। सम टाइम लोग कहीं पे हमें मैनिपुलेट भी कर रहे होते हैं। सो ये सब चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी होंगी कि हम चीजों को किस तरीके से लेके चल सकते हैं। सुल्तान ने अजम्पशंस की बात की, अजम्पशंस भी बिल्कुल होती हैं और हम फर्ज भी कर लेते हैं बहुत सारी चीजों को। सो इसलिए मैं ये कहूंगा कि हम स्ट्रेटजीज को देखते रहें, अपने आप को टाइम दें। अगर एंगर को सप्रेस करना है, जैसे मैंने बुखार की एग्जांपल दी कि वो पट्टियां, बुखार की दवाई रेस्ट करने से आपका नीचे आता है, खुद ब खुद ही नीचे नहीं आ जाता कि कोई मौजज़ा हो जाता है। सो इसी तरीके से अगर आप एंगर को लगता है कि आपने कहीं पे सप्रेस किया है तो उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करना भी सीखें, या अपनी थॉट, अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर को नोट डाउन करना भी सीखें। और रिलैक्सेशन में जरूर कहूंगा कि सिर्फ हाई चैलेंजिंग सिचुएशंस के अंदर ही ना प्रैक्टिस करें, तब तो वो हमें एक सिचुएशन शायद हमें कभी 1-2 दफा देखने को मिले, लेकिन अगर वही प्रैक्टिस, मसलन हम जैसे कि सांस को अंदर लेके जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, हम उसको जब हमारे साथ इस तरह की सिचुएशंस नहीं भी हैं तब भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो हमारी बॉडी की हैबिट बन जाएगी और फिर हमें जब गुस्सा आएगा तो हमें रिलैक्स करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो कोई भी चीज है वो परफेक्ट नहीं होती है, मगर अगर बेहतर की जा सकती है तो वो प्रैक्टिस के साथ की जा सकती है। सो ये बुकलेट के अंदर आगे असर्टिव ट्रेनिंग की भी बात की हुई है। सो असर्टिव वे यही होता है कि हम किसी बात को किस तरीके से अच्छे वे में किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसमें ज़रूरी यही होता है कि असर्टिव का मतलब ये है कि जो बात अंदर है दिल में वही बाहर भी हो। ये नहीं है कि अंदर हम घबराहट में हैं और बाहर हम कहें डर रहे हैं कहने से, तो दिस इज नॉट द असर्टिवनेस, और ये इफेक्टिव भी नहीं होती है। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चंस भी मेंशन किए हुए हैं कि अगर आपका दूसरों के साथ कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो आप गुस्से का रवैया अख्तियार करते हैं तो देन आपको क्या मुश्किलात होती हैं
और इन्हीं मुश्किलात के अंदर अगर आप असर्टिव ट्रेनिंग को यूज करते हैं, अगर किसी के साथ कंफ्लिक्ट आ गया है, जैसे कि शुरू में बात हुई थी कुलीग के साथ कि हमें काम का बर्डन दे दिया जाता है, तो उस टाइम पर हम बात को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर दें। और अगर कम्युनिकेट का मकसद है कि ये आपका काम है और फॉर एग्जांपल ये आपको टाइम इतने दिन पहले आपको काम दिया होता है, इसको काइंडली इसको मैनेज आप ही ने करना है। बाज़-औक़ात एक तो ये चीज़ हो सकती है, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हम अपनी स्ट्रेटजी में देखें कि कहीं पे मेरी तरफ से काम ऑन टाइम तो नहीं जाता या पीछे से चीज़ें लेट डिलीवर तो नहीं होती हैं, क्योंकि वही बात है, अगर हम काम करने का जल्दी का हुनर रखते हैं तो दूसरे लोग ज़रूरी नहीं है कि वो भी हमारी तरह ही काम को जल्दी करने का हुनर रखते हों। हर एक का अपना अपना एक कैपेसिटी एबिलिटी होती है और वो उसी तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये चीज़ें हमें एक्सेप्टेंस लेकर आनी होगी कि हर एक का रवैया, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी है। कोई भी हमारी कैपेसिटी या एबिलिटी के मुताबिक नहीं परफॉर्म कर सकता और ना हम उससे करवा सकते हैं। उसके बाद कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल एक है जिसमें भी मैंने बात की कि हमें अपने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उसके बाद हमें फीलिंग्स लिखनी होगी, वो आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद हमें उसके स्पेसिफिक कंक्लूजन्स या उसके हमें नताइज का देखना होगा, आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। फिर ये फैसला करना होगा कि हमने उस तनाज़े को या इख्तलाफ को हल कैसे करना है। सो वही बात है कि चीज़ें बैठकर लिखने से हल होती हैं। और बाकी मैं आप गई थी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी लिखी हुई है कि अगर आपका इख्तलाफ किसी के साथ हुआ है, कंफ्लिक्ट हुआ, तो क्या आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको सामने लेकर आएँ या आप किसी को वाकई में चाहते हैं कि उसकी तजलील की जाए? इतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बुकलेट के अंदर क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपने अपने ऑन पे फिल करने, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था तो इस वजह से कोशिश की है। जी जी सर, कभी कभी हम गुस्सा नहीं भी करते लेकिन दूसरे बंदों को देख के अजीब सा मुंह बना देते हैं, जैसे उस पर गुस्सा आ रहा लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। ये मुंह का जो फेस एक्सप्रेशन है उनको बंदा कैसे सही रख सकता है? बात ये है कि हम फेस एक्सप्रेशन हम कहीं पे देखना होगा कि हम जजमेंटल तो नहीं हो रहे होते हैं। वही बात है कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि बाज़-औक़ात हमें लगता है हमारा फेस ऐसे है, लेकिन दूसरे लोग शायद हमारे बारे में जजमेंटल तो नहीं हो रहे, वो कहीं पे समझ तो नहीं रहे कि इसको एनोइंग लग रहा है, इसको बुरा लग रहा है, या फॉर एग्जांपल ये कोई परेशान हो रही है, जो कि बेसिकली हमें देखने में मिलता है सोशल सिचुएशंस के अंदर, जिसमें हमें लगता है कि लोग शायद हमारी घबराहट को पहचान लेंगे, वो समझेंगे हमारे फेस को देख के, उनको लग रहा होगा शायद इसको कन्फ्यूजन हो रही है। तो वो हमारी माइंड रीडिंग होती है, हमारी अपनी जजमेंट्स होती हैं जो हम बाज़-औक़ात दूसरे लोगों के हवाले से अपने अंदर लेकर चल रहे होते हैं। इन दी लास्ट में अगर आपको कहूँ गुस्से को इन दी एंड हमें कुछ स्ट्रेटजीज भी हैं जिसमें अगर हमने काम करना है, एक हमें स्केड्यूलिंग अपनी लाइफ में ऐड करनी होगी मस्ट। सेकेंड नंबर पे हमें जो है ना हेल्दी बिहेवियर्स और हैबिट्स को डेवलप करना होगा। एक्सरसाइज को लाइफ में ज़रूर ऐड करें। उसके अलावा वैसे आप लोगों ने जैसे टाइम आउट कहा था, ये काफ़ी चीज़ें कही हुई हैं, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि टाइम आउट या डाइवर्जन से ज़्यादा अगर हम अपने आप को अटेंड करना शुरू कर दें इन टर्म्स ऑफ कि हम बैठें, रिलैक्स करें, रिलैक्स करने के बाद हम अपनी सोच, अपने एहसासात, अपने रवैयों की डायरी लिखें और फिर अपनी सोच की गलतियां ज़रूर आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बाज़-औक़ात हमें पता नहीं होता कि हमारी माइंड में सोच की गलतियां चल रही होती हैं और वही हमें हमारा फिर कभी कभी हमारा वो एक बिलीफ में चेंज हो जाती हैं, हमारा इतना ज़्यादा उन पर स्ट्रॉन्ग एक यकीन बन जाता है, अकीदा बन जाता है कि हमें लगता है कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा कुछ चीज़ें डायरी का मैंने लिखने का कहा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो चीज़ें आपके इख्तियार में है ना, कंट्रोल में, वो करें, और जो आउट ऑफ कंट्रोल है वो हम नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों से क्विकली पूछना चाहूँगा आपके कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सर, किसी भी कंडीशन में अगर अगला बंदा बदतमीजी कर रहा है तो हमारे कंट्रोल में होता है कि हमने आगे से बोलना है या नहीं बोलना। ठीक है, वेरी गुड। हमारा क्या कहना है, हमने क्या बोलना है या नहीं बोलना। दूसरे का जो रवैया क्या आपके इख्तियार में है? नो सर, हमारे इख्तियार में नहीं है, वो उसका अपना अमल है। ठीक है, हमारे इख्तियार में नहीं है।
इख्तियार में नहीं है। और इसके अलावा उसको हम अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि समझाया भी तो जा सकता है ना उसको, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे समझाएं या उसकी सिचुएशन कैसे अंडरस्टैंड करें। एक चीज मैं यहाँ पे बिल्कुल एहसास करता जाऊंगा कि आप लोगों ने जैसे कहा कि कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल, अगर हम आउट ऑफ कंट्रोल की बात करें तो किसी की सोच, किसी और अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में हमारे अपने इमोशंस हैं, हमारी अपनी फीलिंग्स हैं, और उनको मैनेज करने के लिए हमें अपनी थॉट्स को मैनेज करना होगा, हमें अपनी सोचों को ठीक करना होगा। सो यहाँ पर ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है कि हमने लोगों को समझाने का हमारा जो तरीकाकार है ना वो मनवाने की तरफ चेंज हो जाता है। सो हमें ये चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि उस टाइम पर चीजें किस तरह से सेटल डाउन की जा सकती हैं, किस तरह से उस टाइम पर एक अप्रोप्रिएट वे है जिसमें हम किसी को हैंडल कर सकते हैं। सम टाइम हम गुस्से की हालत में किसी को समझा रहे होते हैं तो किसी पे तो वो इफेक्टिव होता है, लेकिन मोस्टली पे फिर वो जो है इफेक्टिव मोस्टली नहीं देखने को मिलता। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं चीजों को गुस्से के हवाले से लेके चलता हूँ तो हमें सबसे पहले अपनी गुस्से की डेफिनेशन को रिव्यू करना होगा, फिर हमारे लिए गुस्से की प्रॉब्लमेटिक को हमने समझना होगा कि सिर्फ अगर 2 दफा गुस्सा आ रहा है तो उसको हम रिवाइज जरूर कर लें, ठीक जरूर कर लें, ताकि वो 5:01 p.m. और अपनी सोच की गलतियों से शेयर करना चाह रहा था कि आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड ज़रूर करें, और हम गुस्से को मैनेज करने से पहले हम गुस्से की बैकग्राउंड पे काम ज़रूर करें। सो तवक्कुआत हमें, अगर मैंने जैसे कहा कि एंगर्स में हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, सो एक्सपेक्टेशंस हम कम रखें। हाँ, हम केयर बढ़ा दें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल ज़रूर करते रहें, क्योंकि इफेक्टिव तभी हो सकता है कि जब हम इसको एक प्रॉपर वे में डील करना सीखें और इसको मैनेज करना सीखें। और अगर कभी कभी हम डील करते हुए, मैनेज करते हुए गुस्सा कर भी लेते हैं तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि हमने अपना जो पैटर्न था, जो अपनी बेहतरी का चीज़ें थी, वो ख़राब हो गए। इन दी एंड यहाँ पे मेरे पास एक स्लाइड्स में मौलाना रूमी की कोटेशन है कि जो काम या अमर हमारे काबू से बाहर हो जाए उसे तस्लीम ना करने का नाम गुस्सा होता है। और वो कहते हैं अगर कोई तस्लीम कर लेता है कि ये अमर उसके काबू से बाहर है तो फिर गुस्से की जगह फू, दरगुजर और बर्दाश्त ले लेते हैं। सो वही बात में नहीं है। सो इसलिए आप पे ओवरऑल चीजें डिपेंड करती हैं, और हमने लोगों से एक्सपेक्टेशंस को कम रखना है और
एक्सपेक्टेशंस के विदाउट भी हम कभी कभी इंसान है लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको कम कर लें और जिंदगी को अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने खुशी के मुताबिक जो कर सकते हैं हम उसको उस तरीके से जरूर करना सीखें। आई होप सो कि आप लोगों को काफी हद तक चीजें अंडरस्टैंड हुई होंगी, और मैं माजरत ये भी करूंगा कि हमारी कोशिश थी कि प्रैक्टिकल वेज भी हम साथ साथ डिस्कस करते, मगर टाइम शॉर्ट होने की वजह से हमने कोशिश की है कि हम आप लोगों के साथ साथ साइड बाय साइड उनको डिस्कस करते रहें। इन द एंड मैं डॉक्टर लिशबा का और